हाँ तो देखो अभी तक जो हमने लेक्चर्स किए हैं, ठीक है, तो वो हमने क्या किया था, आर्टिकल 1 to 51A तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो हमने एक्सक्यूज मी कवर। सर। जी जी जी। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अच्छा मेरी आवाज स्लो आ रही है? नहीं सर ठीक आ रही है। सबको आ रही मेरे है ना? साइड से ठीक है। अच्छा तो आपके में आपकी तरफ इशू आ रहा होगा ना? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ तो ये जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग को विजिबल है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो हमने Yes, आर्टिकल, जी ठीक है ओके, आर्टिकल 1 से 51 तक हमने किए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करी थी हमने, शेड्यूल्स किए थे। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे शेड्यूल्स अच्छे से, क्योंकि शेड्यूल के ऊपर से क्वेश्चन एक कम से कम फंसेगा, एक पक्का फिक्स होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और ये आर्टिकल 1 से 51A जो हमारा मेजर पोर्शन था, जो सबसे जरूरी पोर्शन था, वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारे हमारा जो प्रयास रहेगा वो क्या करने का रहेगा कि हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट, फिर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, फिर क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर पीएम। ठीक है, इसके बाद हम थोड़े से कुछ पार्लियामेंट्री कुछ टर्म्स होंगे वो समझेंगे, और इसके बाद हम डायरेक्ट पहुंचेंगे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, और फिर हम वहां से उसको इंटर रिलेट करते हुए पहुंचेंगे हाई कोर्ट। ठीक है, तो हमारा कोशिश ये होगी कि आज हम इतना सब कुछ कवर करें। अब ऑब्वियस है इतना सब कुछ कवर करने के लिए जो सबसे बेस्ट माध्यम है वो है हमारे पास कि हम एमसीक्यू फॉर्मेट में क्लास को आगे बढ़ाएं। ओके, तो हम एमसीक्यूज के फॉर्मेट में चलेंगे और बीच बीच में मैं आपको उससे रिलेटेड टर्म्स बताता रहूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जैसा आप लोगों को सबको पता है भाई, ये क्रैश कोर्स है, तो हमारे पास मिनिमम 3 से 4 ही लेक्चर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमें कराने हैं। हमें 2 हो चुके हैं, 2 और बचे हुए हैं, ठीक है ना, और 4 में हो जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट कर दे, मेरे हिसाब से टाइम तो हो गया। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकंड। मैं भाई प्रेसिडेंट से हम स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट पहले तो सबसे पहले जैसा मैं कराती हूँ, पहले कौन से पार्ट पे है हमारे ये? 5। ठीक है ओके। अच्छा एक बात बताओ, प्रेसिडेंट हमारे देश में होगा ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? बोलो, किसी को पता है? 53 सर। सेकंड में लिखा है 153 152 53 तो गवर्नर है। अच्छा सब नशे में। 52 में है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ओके, चलो ठीक है। अब हम क्वेश्चन से डायरेक्ट उठाते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम बीच बीच में चीजें करते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहले पूछा गया है, हु इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। यहाँ पे स्टेट को आप कंट्री मान के चलेंगे, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने आपको बताया होगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा यस इन सर। डेप्थ में नहीं दूंगा, तो आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं क्या, क्योंकि अभी हम जुडिशरी भी करेंगे। ठीक है ना, तो हमें वो चीज पता होनी चाहिए कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कितने टाइप की दिख रही है आपको, कौन कौन से ऑर्गन है। तो भाई एक आता है आपका लेजिस्लेचर, एक आता है एग्जीक्यूटिव, और एक क्या आता है, जुडिशरी। जुडिशरी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया होगा जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है। ठीक है, जुडिशरी सेपरेट है। वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, किसी आर्टिकल में भी लिखा है ना, 50 में। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो समझने वाली बात है, जो आज ये जो प्रेसिडेंट है या जो वाइस प्रेसिडेंट है या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या अटॉर्नी जनरल है, ये सब हैं क्या, असल में क्या है ये? लेजिस्लेचर में आते हैं, एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं कि जुडिशरी में आते हैं? बोलिए भाई। एग्जीक्यूटिव में आते हैं। एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। हाँ ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं। अच्छा एग्जीक्यूटिव्स दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव होते हैं दो तरीके के, एक होता है आपका टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। अब आपको कुछ बोलना नहीं है, बस सुनना है, मैं जब पूछे तब बताना। ये जो आपके पीएम है ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, बताओ। टेम्पररी 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 है। गुड, किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि परमानेंट है? नहीं। ठीक है, जो आपके आईएएस वाईएएस होते हैं ना, ये होते हैं आपके क्या, परमानेंट। परमानेंट। और ये जो पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये सॉरी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये क्या होते हैं आपके टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। ओके चलो, तो पहले का तो क्या हो गया भाई, ये तो हमें समझ में आ रहा है ना कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट 3 होते हैं भाई, लेजिस्लेचर के अंदर का ही पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव ना, इसी से निकल के मोदी साहब आ रहे हैं। ओके, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ओके चलो, अब देखो तो
हेड ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं हम? हेड ऑफ स्टेट अगर आपसे पूछेगा तो क्या होगा भाई? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तब आंसर क्या होगा इसकी जगह? प्राइम प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर। प्राइम प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर। गवर्नमेंट को हेड कौन कर रहा है? वो प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, इनके लिए कुछ शब्द यूज करते हैं हेड ऑफ द स्टेट के लिए, कुछ नाम है ना, क्या क्या बोलते हैं इनको? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो गया, De सुप्रीम jure कमांडर ऑफ, executive। ओके हाँ, और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस भी हो गया, और भी कुछ बोलते हैं ना इसको, इसके De नाम है jure कुछ। executive। डी जूरे। कमांडर इन चीफ इंडियन आर्म फोर्स। चलो ठीक सर है, डी वो जो जूरे बोल रहे थे, इंस्पेक्टर। जो इस समय अभी एक कोई लड़की बोली वो ठीक बोली ना, और वो भी बोला सही। ठीक है, चलो देखो, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एज लिमिट है क्या भाई इसमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में कुछ? Yes, Yes, sir. 35। Yes sir, 35। 35। यस सर 35 है। और सर गवर्नर की भी यही होती है। ठीक है, चलो मान लिया, तुमने बोला मान लिया। अब देखो हमें इसी से देखना है, प्रेसिडेंट सबसे ऊंची पोस्ट है कि नहीं हमारे देश की? Yes, तो sir. उसके लिए यस सर। सबसे जो उम्र का एक क्राइटेरिया है वो भी 35 एटलीस्ट है, कि भाई हाँ समझदार हो, हमारे जैसे लड़कों को नहीं बनाए। ठीक है ना, उत्पात मचा देंगे, भोकाल मचा देंगे। ओके चलो, तो लोकसभा का अगर आपको कंटेस्ट करना है इलेक्शन, उसके लिए भी कोई एक उम्र होगी। 25। 25 है। अब लोकसभा को ही हम किस नाम से जानते हैं? और बोलो भाई। हाउस ऑफ द पीपल। लोअर House हाउस of ऑफ the- पीपल। हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस और पॉपुलर हाउस, Popular ये भी chamber। बोलते हैं ना, पॉपुलर चेंबर, पॉपुलर हाउस, ये भी बोलते हैं। अब तो यानी कि 25 साल की उम्र आप पूरी कर लिए तो आप अपने क्षेत्र के सांसद बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। ओके, अगर आपको राज्यसभा का सांसद बनना है भाई, अब देखो राज्यसभा का, सुनो पहले कुछ बोलना 30। है। एक मिनट, राज्यसभा का को हम और किस नाम से जानते हैं? हाउस ऑफ एल्डर्स नाम से जानते हैं क्या? हाउस ऑफ एल्डर्स नाम से जानते हैं ना इसको, राज्यसभा sir. को। Yes, ठीक है, sir. अब ऑब्वियस है जो एमपी होते हैं, आप राज्यसभा के एमपी को वोट देने जाते हो क्या? नहीं जाती। No, No, कभी sir. गए हो नो क्या? सर, नो सर। कभी नहीं। यानी कि जो ये राज्यसभा के एमपी ये कैसे आ रहे हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन से कह यस सकते सर, हैं। इनडायरेक्ट। चलो ठीक है, तो इनकी एज लिमिट क्या है भाई राज्यसभा वालों के लिए? 30। 30। 30। क्लियर है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वाइस प्रेसिडेंट, और क्या है, लोकसभा, राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई एज लिमिट है क्या? 35। 35 है। 35। तो इन के नीचे लिखते रहो। ठीक है, ठीक है। एमएलए के लिए, एमएलए अगर कंटेस्ट करना है आपको, फिर कितनी होगी भाई? 25। 25। श्योर हो भाई? मुझे देखो नहीं पता, तुम ही लोग बता रहे हो सब। ठीक है चलो सर देखते हैं। 21 भी होती है किसी की। वो जिला 21 पंचायत नहीं। होती है सर, वो जिला पंचायत होती है। हाँ अब पंचायत सुनो के लिए रहती है। हाँ सुनो सुनो सुनो, वो अलग चीज होगी ना, एमएलए की बात कर रहा हूँ अभी। देखो अब हम आते तीसरे नंबर पर, द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर कैरीड आउट अंडर हुज नेम। अब देखो आप एक चीज देखते हो, अभी मैं उसमें एक चीज बता देता हूँ। जो भी काम होते हैं, ठीक है, जो भी सरकार आपकी काम करेगी, वो किसके नाम से करेगी भाई? सबसे ऊंची पोस्ट कौन है? प्रेसिडेंट के नाम से। प्रेसिडेंट क्या है? आपके पप्पा। ठीक है, आपको जो करना है वो पप्पा के नाम से करना है। कांड करोगे तो पापा के नाम से बिल फटेगा। ठीक है, अगर मान के चलो पीएम मोदी साहब अभी गए हैं ना कहीं 3 देशों की यात्रा पे, Yes, ठीक है ना, sir. फॉरेन ट्रिप्स पे है ना, वो अपने फॉरेन ट्रिप पे गए हुए हैं, अभी वो 3 देशों में गए हुए हैं। अगर वो मान लो कल की डेट में, एक मिनट, वो नहीं जानना है अभी हमें। ठीक है, आप कल की डेट में वो वहां पे ट्रीटी करके आते तो वहां पे साइन कौन करेगा? साइनिंग अथॉरिटी कौन होगा? जो वहां पे ट्रीटीज पे उनका नाम होगा वो किसका होगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है ना, जाएगा कौन? पीएम। मजे कौन लेगा? पीएम। लेकिन बेचारा साइन कौन करेगा? हमारे बूढ़े अंकल। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो भाई। नो सर। ठीक है, अब देखो तो इसका क्या होगा? एग्जीक्यूटिव एक्शन जो लिए जाते हैं गवर्नमेंट को, किसके नाम से लिए जाते हैं भाई? President. प्रेसिडेंट। शाबाश। अब देखो हमारे यहाँ कहीं भी अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 पर बात कर रहा हूँ मैं, तो आपने कभी भी देखा है कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का कोई टर्म है क्या, कोई लिमिट लगी है क्या उस पर, कि वो दो नो ही बार सर। No, बन sir. सकता है? No, sir. No, No, sir. sir. नो सर। No limit होती है। यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहो तो अगर आप 150 साल जी सकते हो तो 150 साल तक क्या बन सकते हो? प्रेसिडेंट। ठीक है, बट क्या होता है कि भाई कोई पावर आवर है नहीं प्रेसिडेंट के पास, तो लोग बनते ही नहीं, खुद ही कहते हैं नहीं यार बस खत्म करो, हमें 5 साल हो गए, बहुत हुआ। 5 साल टर्म होता है ना इनका, कितना होता है? Yes, sir. 5 years. 5 साल होता है। यस सर 5 ईयर।
अब देखो, अब इनको कुछ वीटो पावर्स भी दे रखी है, प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर है क्या भाई? यस सर। हाँ वो कितने, कौन कौन सी है भाई, कौन नाम और बताएगा? क्वालिफाइड वीटो नहीं है, बाकी सब है इनमें से। बस Qualified veto ये होगा। देखो, सुनो मेरी बात सुनो, आपको इनकी टर्म्स पे नहीं जाने की ये क्या मतलब है, आपके एग्जाम के लिहाज से बता रहा हूँ, जो आपसे पूछेगा वो सिर्फ इतना पूछेगा, यही चार, इनमें से एक दो बदल के कुछ ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा वीटो पावर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को ग्रांट नहीं, तो वो भाई क्या है, क्वालिफाइड वीटो, यही है क्या भाई? यस Yes, सर। sir. सर हाँ यही है, बस। अमेरिकन प्रेसिडेंट होती है। अब देखो सुनो, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Which article of the Indian Constitution empowers the president to promulgate ordinances? आप सुनो मेरी बात, कोई कुछ बोलेगा Sir, नहीं, A. बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं। सुनो सुनो, ये क्वेश्चन आया था, जैसे मैं अपनी हमेशा जो हमारे पेड की क्लासेस है उसमें मैंने हमेशा बताया होगा, ये क्वेश्चन आया था 2018 के DULLB के पेपर में। मैंने अटेम्प्ट दिया था और मैं, मेरा इकलौता कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन यही गलत हुआ था, तो मैं इसको कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या थी इस क्वेश्चन में, मैंने कभी नहीं पढ़ा था कि ये, मैंने दिमाग नहीं लगाया, सॉरी, मैंने पढ़ा तो सब था कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को ही तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बोलते हैं भाई, बोलते हैं कि नहीं, यही तो लेजिस्लेटिव यस पावर्स है। सर। और उसने यही घुमा के पूछ लिया DULLB 2018 के पेपर में कि भाई प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर्स से कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो मेरे को पता ही नहीं था, मैंने पता नहीं क्या मार्क करके आया था, लेकिन मैंने किया था तो वो मेरा गलत हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 120। Article 23। 123. अब इसी से हमें देखना है भाई, गवर्नर के पास भी होगी ऐसी कोई पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, यस ठीक है सर। ना? तो उसकी क्या है? 213। 213 Two है। two two guys. 213. 213 है। सर 90 प्लस हो जाएगा। हाँ 90 प्लस, मैंने ट्रिक बता क्या रखी है हो आप जाता लोगों को, ठीक है? चलो इतना हो गया। तो यानी सर कि अगर ऑर्डिनेंस, हेलो सर, ऑर्डिनेंस के बारे में थोड़ा बताओगे? जैसे अभी हमारे कल परसों भी आया ऑर्डिनेंस, एक तरह से केजरीवाल की तरफ, केजरीवाल के पास सुनो सुनो आया सुनो था सुनो, ऑर्डिनेंस, थोड़ा समझा दो बता रहा इस हूँ। बारे में। देखो ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर की बात करते हैं, ऑर्डिनेंस आप कब ला सकते हो बताओ, कौन बताएगा इसको? एक लोग सिर्फ, प्रखर सर व्हेन बताएगा, प्रखर सेशन बता, इज नॉट इन प्रोग्रेस। पार्लियामेंट एक लोग सिर्फ वो बताएगा, बता प्रखर, बता भाई। सर जब सेशन मतलब पार्लियामेंट प्रोग्रेस में नहीं होगा। अच्छा, और कुछ? अगर चलो ठीक है, पार्लियामेंट उसमें नहीं थी, सेशन नहीं था पार्लियामेंट का, तो अगर वो आ गया तो फिर क्या वो हमेशा के लिए हो जाएगा? सर नहीं, जिंदगी 6 वीक्स 6 आफ्टर months के लिए। सर सर 6 वो हफ्ते के टेम्पररी अंदर होता है। 6 वीक्स के लिए। अगर आफ्टर 6 असेंबली। जैसे ही जिस दिन आपकी क्या हुई, असेंबली वापस से बैठी, उसके 6 बाद months 6 हफ्ते के अंदर अगर अगर उसको पास कर दिया तो भाई वो क्या बन जाएगा, मतलब ऑब्वियस है वो एक तरीके से एक्ट तो होता ही है, बट फिर वो क्या हो गया, इन्होंने भी पास कर दिया, तो वो उसकी वैलिडिटी फिर क्या होगी, भर की होगी, ठीक है? अगर नहीं पास किया तो भाई 6 वीक्स के अंदर क्या हो जाएगा, वो लैप्स हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। हाँ लैप्स हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। ओके चलो, तो देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पे जब पहुंचेंगे ना 123 पे, तब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दूंगा आपको, परेशान मत। चलो इसके बाद पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Who addresses the parliament after commencement of first session after each general election? प्रेसिडेंट। President. अब अच्छा, इसमें दो चीजें हैं जो आपसे पूछेंगे, एक तो जनरल इलेक्शन के बाद, और एक क्या होता है भाई दूसरा, दो बार आता है। सर साल के पहले सेशन में, कब आता है? साल के पहले सेशन में भी प्रेसिडेंट, जब पहला सेशन होता है साल का जो पहला सेशन होगा तब भी आएगा, हाँ। और जनरल इलेक्शन के बाद का जो पहला सेशन होगा तब भी आएगा, ठीक है ना? एड्रेस करेगा कौन? प्रेसिडेंट साहब, ठीक है? अब देखो अभी वाला क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम करके आए थे। मैंने क्या बोला था, ऑन हुज बिहाफ जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं वो किसके नाम से कंडक्ट होती है, तो भाई अभी मैंने बताया President. प्रेसिडेंट। ओके चलो, अब देखो सबसे अच्छी चीज आ गई। अब इसमें लिखा है कि जैसे मान लो कल की डेट में मुझे प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है, और मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो मेरे को कितने लोगों ने का सपोर्ट चाहिए एटलीस्ट, ताकि मेरा नाम प्रेजेंट कर सकूं मैं वहां पे? और ये बात हो रही किसकी? हाँ बताओ, 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स। सर हाँ, यही हो- 25 to 25. पक्का श्योर हो भाई? प्रेसिडेंट की बात हो रही, 50 ही है पक्का? सर हाँ, और वाइस प्रेसिडेंट के 20 होते हैं। ठीक है भाई, तो आपको बस ये चीज याद रखनी है कि आपको जैसे मुझे कंटेस्ट करना है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मेरे को किसी एक ने बोला भाई खड़ा हो जा, खड़े हो गए, ऐसा नहीं। आपको एटलीस्ट 50 लोगों ने प्रपोज किया और उसके 50 लोगों ने क्या हो, आपके 50 लोग सेकेंडर्स भी, ओके, तब हो सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट के साथ ये चीज कितनी हो जाती है, बोलो भाई? 20 25 20 से 20 20
हाँ 20 पक्का? हाँ हाँ बस इसको याद रखना, ये नंबर जरूरी है, यही नंबर आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी और एयर फोर्सेस के जो होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑफ आर्म आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, यही तो बोलते हैं भाई प्रेसिडेंट को। यस सर, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? ठीक जा रहे हैं सब? नो सर, भैया ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है क्या पीछे से? हाँ जी 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 बोलिए, आवाज क्लियर नहीं, इंटरनेशनल आवाज ट्रीटी क्लियर साइंड बाय, अगर क्वेश्चन आया तो इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड बाय अगर क्वेश्चन आया तो, एंड रेक्टिफाइड बाय क्वेश्चन आया तो। यार। प्रेस रेक्टिफाई तो पार्लियामेंट करेगी मेरे हिसाब से। साइन तो देखो जिसके नाम से ट्रीटी होती है वो तो प्रेसिडेंट ही होता है। रेक्टिफिकेशन का एक बार मेरे को श्योर होना पड़ेगा, मेरे हिसाब से पार्लियामेंट होगा। हाँ भैया पार्लियामेंट करती है रेक्टिफाई। हाँ पार्लियामेंट ही तो होगा, साइंड श्योर नहीं हूँ, बट मैं जहां तक मैंने जो कभी पढ़ा होगा तो उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है पार्लियामेंट ही करेगा, मैं श्योर नहीं हूँ बस ना। अभी देखो एक चीज और देखनी है भाई, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो हमने करा लिया, हमने क्या बोला कि भाई चलो ये प्रपोज हो गया भाई, 50 लोगों ने प्रपोज किया, 50 लोगों ने उसको सेकेंडर्स में प्रेसिडेंट कौन सा किसके लिए है? अभी एक मिनट वेट करना। आप एक बात बताओ, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसको कुछ नाम बोलते हैं, उसके टर्म यूज करते हैं कि भाई कैसे होगा, उस टर्म को कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? इलेक्टोरल कॉलेज। नहीं, किसका उसका प्रोपोर्शनल proper एक- रिप्रेजेंटेशन वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल सिंगल ट्रांसफर वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बस आपको ये नाम जरूरी है आपसे। और दूसरा सवाल क्या पूछेगा भाई, कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और जो एमएलएज होते हैं, जो वोट देते हैं, अभी मैं वो बता रहा हूँ वो चीज भी, चलो इसको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ये पहले जन समझो। कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कौन वोट देगा ये बताओ? इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड कौन से मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड एक मिनट प्रखर ही बोलेगा, प्रखर सही बोल रहा है आज, बोलो भाई प्रखर सर बताओ। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हम्म, एमएलएज ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबली, और पौंडीचेरी और दिल्ली के एमएलएज यूनियन टेरिटरी। बस बढ़िया। इसमें जो वर्ड होगा जो हमेशा फंसाएगा आपको वो सिर्फ होगा इलेक्टेड। अगर इलेक्टेड नहीं लिखा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा है, यानी कि वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या नहीं होगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके ठीक है, तो भाई इलेक्टेड कितने बचे? 545 है क्या भाई? टोटल लोकसभा के 2 हट चुके हैं, तो अब कितने बचे? 43। और राज्यसभा में देखा जाए तो 238 बचे। 238 है क्या? सर 233 है। हाँ मतलब वैसे तो एक वो बता रहा हूँ मैं, 238 होने चाहिए थे ना, प्लस 12 वो तो 250 हो जाते। ठीक है, लेकिन अभी जितने हैं तो ये वोट देंगे, ये दोनों मिलके वोट देंगे, प्लस कौन देगा? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब एक बात बताओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट आएगी आपके एग्जाम में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट की वैल्यू सेम होती है क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? नो सर। सर नहीं, अलग अलग होती है। सोच लो भाई। और एमएलए में फिर क्या होगा? पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। एमपी का सेम रहता है, एमएलए का हाँ एमपी का सेम रहता है, एमएलए के अलग होती है। हाँ बस दोनों यही के अलग रहते हैं। यही कीवर्ड था जो आपसे पूछेगा और आप पूरा कर दोगे। एमपी के जो वोट वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी? वो सिमिलर होती, सेम होती। एमएलए की क्या होती है? डिफर करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा वोट की वैल्यू कहाँ है एमएलए की? यूपी में। यूपी में। और सबसे कम कहाँ है? शायद अरुणाचल प्रदेश में, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, अरुणाचल प्रदेश में है शायद 6 या 7। ठीक है, वहां पे इतना याद रखना। और यहाँ यूपी में शायद 600 या 700 ऐसे कुछ है अप्रोक्स, मेरे को वैल्यू नहीं पता, वो आपसे पूछेंगे भी। ठीक है, चलो तो बस आपको ये क्या याद रखना है, मेथड याद रखना है। क्या है मेथड का नाम भाई? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें जो वोट करते हैं वो इतने हैं, ये कर सकते हैं बस। ठीक है ना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्लस
और कौन बचा भाई? इलेक्टेड यूपी मेंबर्स ऑफ दिल्ली and Goa Pondicherry. and Puducherry. Delhi and Pondicherry. भाई दिल्ली एंड पुडुचेरी, भाई गोवा कहाँ पहुंच गया? ठीक है, चलो इसके बाद पहुंचते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। अब देखो 11 नंबर पे, who can appoint a commission to investigate into the conditions of SCs, STs and OBCs? बोलो भाई। ऑब्वियस है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखो, अब ये जो कमीशंस हैं जैसे SC ST कमीशन है, OBC कमीशन है, ये अपनी एक रिपोर्ट भी फर्निश करेंगे, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ। ये रिपोर्ट बनाएंगे तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का काम क्या होगा? पार्लियामेंट में उसे पब्लिश उसे करेगा। फर्निश करना, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में फर्निश करना। कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक किसी को? ठीक है, चलो अब देखो, मैंने उस दिन रैंक की PDF भेजी थी आपको, एक रैंक वाइज मैंने PDF भेजी थी ना आप लोगों की, वो मैंने बोला था कि आपको टॉप 10 के करने हैं। अब उसी में पूछा गया व्हाट रैंक डज द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैव इन द कंट्री? भाई बताओ, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, फिर क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। तो सेकंड हो गया। ठीक है, बस इसको याद रखना है। अब देखो आ गए हम, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें कैच है, अब बोलो भाई इसका ऑप्शन देखकर बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको, विजिबल है? Yes. हाँ बताओ अब आंसर। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ऑप्शन अच्छा इसमें Nominated में देखा, हिल गए, सिर्फ एक नहीं, बालक nominated तो हो सकता है। जी। हाँ Nominated कैसे हो सकता है? अच्छा, नॉमिनेट कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? सकता है वो प्रेसिडेंट में हो सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है ना, यही कैच है, यहाँ पे आपको फंसा देगा और आप फंस जाएंगे। ठीक है ना, आप लोगों को ये याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पहली बात तो स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता। राज्यसभा। बोल रहे हो ना भाई, एक मिनट, कोई रोल तो नहीं होता ना स्टेट्स का इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट की? नो सर। ठीक है, तो भाई कौन वोट देगा उसमें? इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ कहाँ के? लोकसभा और राज्यसभा। अब एक बात बताओ, जो वाइस प्रेसिडेंट है ये, इसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। कहाँ का? मेरे घर का। राज्यसभा। अब जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ चीजें आपको याद रखनी जरूरी है। जो इसको सैलरी मिलती है वो किसकी पोस्ट मिलती है? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। नो सर, चेयरमैन। की No, sir, राज्यसभा चेयरमैन के चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाँ, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन एक बात बताओ, कल की डेट में टाई हो जाए, ठीक है, जैसे मान लो एक कहीं वोट पड़ा तो 50-50 लोगों ने वोट कर दिया, तो क्या ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वोट कर सकता है क्या? एक मिनट, कोई कुछ बोलेगा नहीं, एक मिनट, आदि ऋचा बताएगी, इसी का नाम सबसे पहले दिख रहा है, बता। वोट नहीं कर सकता? श्रद्धा शर्मा तो कह रही कर सकता है यार, तुम्हें कुछ नहीं पता। बोलो श्रद्धा, बोलो, कर सकता है ना वोट? नहीं, ज्योति बोलेगी, ज्योति को पता है सब कुछ। बोलो, जिसका नाम दिख रहा है वही बोल रहा हूँ मैं। नहीं कर सकते, गुड, अच्छी बात है, क्योंकि ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ओके, ये नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे आप अगर लोकसभा का वो देखोगे, स्पीकर जो है वो वोट कर सकता है ना वोट। अगर टाई हो गया है तो वो वोट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो वहां का मेंबर भी होता है। ओके, बस ये चीज आपको एक चीज याद रखनी जरूरी है, दैट्स इट। अब देखो, अब वाइस प्रेसिडेंट कहीं इसकी पोस्ट का वो भी तो दे रखा होगा कि इसका आर्टिकल कौन सा है, कहाँ दे रखा है कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो कौन सा है? 63 63 है, 62 है कि क्या है? 63 सर 63। चलो, आप लोगों ने कहा और मैंने 63, चलो ठीक। लेकिन ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ये किस आर्टिकल में दे रखा है? 64। ठीक है, ये जो मैं बताऊंगा ना, जो मैं आपसे आर्टिकल पूछ रहा हूँ वो आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, वो तो लिखते ही जाना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे। ठीक है, चलो अब एक चीज, आप देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि अच्छा ठीक है, हमने ये देख ली कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, कौन नहीं करते हैं, अब ये पूछ लिया। डी। ऑप्शन D डी। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट होता फिर क्या होता भाई? तो सर बी। कर सकते। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्य। नॉमिनेटेड नहीं कर सकते बस। हाँ, फिर प्रेसिडेंट अगर यहाँ पे लिखा होता तो इसका ऑप्शन हो जाता बी, और वैसे जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है वो है डी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत स्लो चल रहा हूँ वैसे। ठीक है, 15th
A person wanting to contest the election to the post of VP. अब बताओ भाई वो क्या होना चाहिए, उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट? Qualified for election as a member of Rajya Sabha. अच्छा, लेजिस्लेटिव असेंबली से काम नहीं चलेगा? आपने बोला ठीक है, तो यही होगा भाई, ऑप्शन यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो, व्हाट इज द मिनिमम एज? आप भी बताया था 35 प्रेसिडेंट के लिए, अभी बताया था 35। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं अपन वाइस प्रेसिडेंट को। हाँ, अभी ऊपर किया था हमने, बोलो भाई किसने बताया था 25 या 20? 25 है या 20 है? मुझे एक बार श्योर होके बताओ आप लोग। 2020 सर, सी ऑप्शन 2020। तो 20 और 20 होगा। हाँ, सेकंड 20 और 20। ठीक है, 20 खेलेंगे आज, मैच भी चल रहा है। ठीक है, चलो अब देखो। अच्छा, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको लिखना, आप देखना, आप मजा आएगा। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देगा? बस ये चीज आपको लिख लेना। रेजिग्नेशन एक दूसरे से खेलेंगे। ये इकलौती पोस्ट है प्रेसिडेंट जो अपने से छोटी पोस्ट को रिजिग्नेशन देता है। बाकी आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पोस्ट देखोगे वो हमेशा अपने से ऊपर की पोस्ट को रिजिग्नेशन दे रहा हो। सिर्फ प्रेसिडेंट इकलौती ऐसी चीज है जो अपने से छोटी पोस्ट को देता है वाइस प्रेसिडेंट को। एक्सेप्शनल हो सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आज नहीं पढ़ा। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए ओथ कौन दिला रहा है और रेजिग्नेशन किसको दे रहे हैं। कोई दिक्कत है? आप एक बात बताओ, अब हम रेजिग्नेशन खेल रहे हैं तो भाई बताओ। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखना था। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो अपना रेजिग्नेशन, मान लो अगर प्राइम मिनिस्टर को कल की डेट में रिजाइन करना है तो किसको रिजाइन देगा? प्रेसिडेंट को। मेरे को लगा स्पीकर को देगा। वैष्णवी तो बोल रही है स्पीकर को देना है। बोलो भाई वैष्णव। इसको पता ही नहीं, इसको नहीं पता। ठीक है, तो किसको देना है भाई? प्रेसिडेंट साहब को देना है। ठीक है, अब वही चीज अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं फॉर दी स्टेट्स, अगर स्टेट का है तो फिर किसको देगा भाई? गवर्नर। बस गवर्नर। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं। 18 तो हो गया हमारा, तो भाई किसको वो तो इसकी कौन लेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, चीफ जस्टिस। अरे वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है वहाँ। प्रेसिडेंट। हाँ, अभी देखो इसके बाद आते हैं हु हैज द फाइनल वर्ड ऑन द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ VP। अब देखो एक सुप्रीम कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, समझ गए। वाइस प्रेसिडेंट के साथ हमें एक चीज और लिखनी थी, प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अब देखो सर, इसके लिए 71 आर्टिकल के अंतर्गत ही तो आता है ये। कहाँ पहुंच गई 71 में? हाँ वो ठीक सर, है, आर्टिकल 71 के। हाँ जो तुम कह रही हो वो ठीक है, समझ। ओके, अब देखो, अब जो इसमें कैच है, एक और कैच आया। देखो ये कैच क्रिकेट वाला नहीं है, ये मजेदार वाला कैच है। अब देखो क्या है। हाँ, कल की डेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में कोई भसड़ होती है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में कोई भसड़ होती है, फिर कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन। माइक बंद। फातिमा हैदर बताएगी। फातिमा मैडम, इस क्लास में सोया नहीं जाता, ये मेरी क्लास है, मुझे जानते हैं, मैं पूछता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ, मैं बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती भी करता हूँ। तो शांत बोलो भाई, इस क्लास में आप माइक ऑन करके जब बोलो। हाँ, कहाँ जाएगा? MP या MLA? सर सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब एक काम करो, जहर खरीदो 2 सर लोकसभा में, विधानसभा में होगी तो वो इलेक्शन का सर संबंधित हाई कोर्ट में जाएगा, संबंधित हाई कोर्ट में। कौन बोल रहा है? प्रशांत। ओनिका क्या बोल रही है इसमें? मुझे नाम सब। इलेक्शन कमीशन चला जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? इतना क्यों गलत हो रही हो भाई? इलेक्शन कमीशन कौन था? नहीं भाई नहीं। बोलो भाई, आप मुझे एक कोई बंदा बताओ जिसको सही पता है। वैसे प्रशांत ने शायद बताया, वो ठीक बताया। देखो जी सर, संबंधित हाई कोर्ट में। हाँ, अब जैसे मान लो PM साहब हैं, PM साहब के इलेक्शन में डिस्प्यूट हो गया। PM कहाँ से लड़ता है इलेक्शन भाई? मोदी जी कहाँ से लड़ते हैं?
तो अब वाराणसी है, यानी कि ये किसके अंदर आएगा, यूपी के अंदर इलाहाबाद आएगा, हाई कोर्ट। तो फिर कहाँ चला जाएगा भाई, स्टेट इलाहाबाद हाई हाई कोर्ट कोर्ट, में, स्टेट हाई है ना। कोर्ट में। अब ऑब्वियस है एमएलए का इलेक्शन है तो वो तो स्टेट में ही हो रहा होगा, तो स्टेट हाई कोर्ट में ही जाएगा, रेस्पेक्टिव स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसमें बस ये चीज पता होनी चाहिए, ओके। और ये कैच है, ये पूछ लेंगे आपसे और आप बेकार कर दोगे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एमपी और एमएलए के इलेक्शन कहाँ, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो कहाँ जाएगा। अब तो क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है सब। सर मेरी कॉल आ गई, अभी दोबारा देखो, बताना क्या होता है। बताना है भाई, अच्छा ये बताने देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं ना लोकसभा के, ठीक है, और या फिर हम बात करते हैं विधानसभा एमएलए की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आपके विधायक विधायकी के जो इलेक्शन होता है वो तो आपका स्टेट में होता है ना, स्टेट में होता है। तो ये तो इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं कि भाई अगर स्टेट में अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट है तो वो कहाँ जाएगा, उसी उसी हाई कोर्ट में जाएगा, उसी स्टेट के हाई कोर्ट में जाएगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे एमपी से, लेकिन एमपी भी तो किसी एक प्रॉपर एरिया का होगा ना, और वो जिस एरिया का होगा जहां पे वो डिस्प्यूट अराइज हुआ होगा वो उस कंसर्न स्टेट में चला जाएगा। अब यूपी में अगर मान लो मोदी साहब के इलेक्शन में कोई भसड़ हो जाती है, वो वाराणसी से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका जो मैटर जाएगा वो किस हाई कोर्ट में जाएगा, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, ओके, यानी कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे किसी को, ठीक है। अभी देखो, अब क्वेश्चन है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन राज्यसभा कौन है, फिर से आपको पता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। अभी ऊपर कराया। अब देखो, अब ये पूछा गया, ये पूछते बहुत ज्यादा, मैंने क्वेश्चन वही ड्राफ्ट किए जो आपसे सबसे ज्यादा पूछते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन लेटर्स एब्सेंस, मान लो प्रेसिडेंट साहब नहीं है या फिर उनका कुछ हो गया, इंतकाल हो गया या फिर जो भी कुछ हुआ, तो वो कितने समय के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट की पोस्ट पर? 6 months। 6 months। चलो ठीक है, उसके बाद नहीं कर सकता है क्या? सर सर इलेक्शन हो जाने चाहिए विद इन 6 मंथ प्रेसिडेंट। ठीक, मतलब ये कंपल्सेशन है, देखो सुनो, ये कंपल्सेशन है कि आपको कल इलेक्शन फिर 6 महीने के अंदर में कंडक्ट कराना होगा, ये नहीं कि 6 महीने बाद कराओगे, नहीं, उन 6 महीने के अंदर ही उस पोस्ट को भरना है आप, ये कंपल्सन है, ठीक है। अब आप देखोगे तो भाई क्या वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी किसकी मिलेगी भाई, फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की मिलेगी या प्रेसिडेंट की मिलेगी? प्रेसिडेंट की मिलेगी। लेकिन मेरे को तो नवनीत इसका नाम बड़ा लंबा है, नवनीत रवि राणा, मेरे को नवनीत रवि राणा तो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, क्योंकि मैं 2 काम कर रहा हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट की मुझे सैलरी मिलेगी और प्रेसिडेंट की मिलेगी। क्यों भाई राणा साहब, माइक ऑफ है इसका, छोड़ो, ठीक है। तो यानी कि जो एक काम की मिलती है सैलरी, ठीक है, तो यानी कि उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की नहीं मिल रही होगी, उसको सिर्फ मिल रही होगी प्रेसिडेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? मेरे हिसाब से नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पार्लियामेंट को कितने एटलीस्ट सेशन कितनी बार मिलना होता है, कितनी बार बैठना होता है साल में, वो कंपल्सेशन है उसको? 3 बोला था, 3 बोला था, अभी अपने हाथ की नसें काट लो यार, ठीक है ना, 2 बार, ठीक है ना, एटलीस्ट ऑब्वियस है 6 मंथ्स के गैप, ठीक है, मतलब इतने ज्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, ओके। चलो अब देख क्वेश्चन नंबर 22, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन कर रहा है भाई, बोलो? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, प्रेसिडेंट। अच्छा ऐसा कुछ है क्या कि मेजोरिटी पार्टी, जो मेजोरिटी पार्टी होगी वही उसी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसा कुछ है क्या? सर राष्ट्रपति उसे बुलाता है जो मतलब जिसकी मेजोरिटी पार्टी का कोई लीडर हो। अच्छा हाँ ठीक है, मुझे लगा तुम मेजॉरिटी प्रूव करता है। हाँ मेजोरिटी, अच्छा हाँ ये चीज बहुत अच्छी है। आप देखो जो आपने बोला मेजोरिटी प्रूफ, अब मेरे को एक बहुत कॉमन सेंस बताना, आप लोग देखना कितना अच्छा आंसर दोगे, जिससे पूछूंगा बस वो बताएगा, ठीक है। मैं अभी सबके नाम भी देखता हूँ। कल की डेट में प्रेसिडेंट ने मुझे बुला लिया, मैं मेजोरिटी पार्टी का बंदा था, मेरे को बुलाया, तो मेरे को बुलाने से पहले इसको मेजोरिटी प्रूफ करनी होगी या फिर मुझे पीएम बनने के बाद इसको मेजोरिटी प्रूफ करनी होगी पार्लियामेंट में? 1 मिनट, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा। हिमांशु का नाम सबसे पहले समझ में आ रहा है, हिमांशु बोल भाई। नहीं ये नहीं बोल रहे, गूंगा है। ज्योति बोलो। सर पहले प्रूफ करनी होगी। पहले प्रूफ करनी होगी, किसने बोला ये? नाम कौन, प्लीज अपने नाम के साथ बोले। शायद ज्योति। नहीं अपना नाम बोलो तुम, ज्योति ने बोला है, अच्छा ठीक है ओके।
चलो और कौन है भाई? आफिया बताएगी, आफिया को पता है सब कुछ, बोलो भाई। मेजोरिटी प्रूव कब करनी होगी, पहले या बाद में? नहीं पता इसको, इतना टाइम नहीं है। अनामिका तिवारी बोलो भाई फटाफट से। नहीं पता। अक्षत खंडेलवाल बोल भाई। अरे सपास, पता ही नहीं है किसी को। देखो सर क्या मैं होगा, मेजोरिटी तो पहले बाद में- प्रूव करनी पड़ेगी। पहले बाद proof में। कर। सर तो बाद में करनी पड़ेगी, बाद में हाँ, बाद में बस ये पहले क्यों नहीं? ये कैच है, ये कैच है, ठीक है ना? यही आपको बस याद रखना है। देखो जो मेजोरिटी प्रूफ करनी होती है ना, वो आप जब पीएम बन गए ना उसके बाद आप प्रूफ करनी है, ठीक है? इसलिए मुझे पता था आप कॉमन सेंस में हक दोगे और आप लोगों ने वही किया, ठीक है? ये नहीं करना है। प्रेसिडेंट ने बुलाया, आपको पीएम बनाया, फिर आप अपनी क्या करोगे, फ्लोर में अपनी मेजोरिटी प्रूव करोगे, यानी कि लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूव करोगे। भाई हाँ आपके पास नंबर्स हैं, और नंबर्स कितने रिक्वायर्ड है भाई? 543 में है, यानी कि तो आपको कितने चाहिए? 272 273 272 है सर। 272 ओके ठीक है। अभी देखो तो इतने नंबर्स आपको चाहिए एटलीस्ट, ठीक है? आप चाहे वो खरीदो, चाहे अमित शाह को लगाओ, चाहे जिसको लगाओ, खरीद के आपको क्या बनानी है अपनी सरकार। चलो इसके बाद आते हैं अपन किस पे, क्वेश्चन नंबर 23। अब इनमें से बोला गया है कि इनमें से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच अमंग देम आर ट्रू। आप देखो कुछ पहला पढ़ते हैं स्टेटमेंट, कोई कुछ मुंह से बोलेगा नहीं, पढ़ना है। आर्टिकल 25 प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बोलो भाई सही है क्या? नहीं सर, अच्छा 74 में दे रखा है। अच्छा अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? A person must always prove his majority in लोकसभा before his appointment as prime minister। अभी मैंने क्या बताया? नो सर, ये आंसर नहीं। आफ्टर। चलो ये तो गलत हो गया भाई। A person may be appointed as prime minister by the president who must prove his majority later। ये तो ठीक है, अभी बोला मैं, ठीक है? A person who is not a member of लोकसभा और राज्यसभा can be appointed as a prime minister। बोलो भाई। नो सर। सर सही है। यस सर, सही है। यस बात सर, 6 महीने के Yes, अंदर sir. इनको करनी पड़ेगी। बस लेकिन ये तो जो भी लड़की थी, जाओ खाना बनाओ जाके, ठीक है? क्या कर रही हो यहाँ पर? अरे नहीं भाई, आप भी बन सकती हैं प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा है वो क्या नाम है वो कौन सी मूवी थी, नालायक, सॉरी नायक नायक मूवी देखी थी ना आपने? वो असल जिंदगी में भी हो सकती हैं, ठीक है ना? तो आपको ये देखना है, आपको ये सोचना है, ठीक है? आप अगर इसकी मेंबर नहीं भी हैं तो अभी आप बन सकते हैं। यही चीज सेम चीज आती है लेजिस्लेटिव असेंबली के भी। अगर आप मेंबर नहीं है, आप इलेक्शन नहीं जीत के आ पाते हैं, तो भी आप क्या बन सकते हो? सीएम बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, फॉर एग्जाम्पल ममता बनर्जी, ठीक है? अभी थोड़े समय पहले वो इलेक्शन अपना एक लोग पहले तो मैं भिंडी बाजार मत बनाओ, सिर्फ एक लोग बोला करो ना। बोलो क्या बोल रहे हो? सर 6 मंथ में तो उनको जैसे कोई बनता है 6 महीने के अंदर, हाँ 6 मंथ्स के अंदर मेंबरशिप चाहिए भाई। ये जरूरी है, ये नहीं कि आप भूल गए आपने ऐसे ही कर लिया, नहीं। 6 मंथ्स के अंदर सर जैसे ममता बनर्जी बनी थी अभी। हाँ वही चीज मैंने बोला ना, सीएम बनी थी ममता बनर्जी। 6 महीने का समय होता है, उस 6 महीने के अंदर में आपको उस हाउस की क्या चाहिए? मेंबरशिप चाहिए एटलीस्ट। ओके चलो, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? आर्टिकल 75 में ही तो लिखा है। कौन बोली थी कि नहीं है भाई? क्या 74 में लिखा है प्राइम मिनिस्टर? 75 में लिखा है। 75 में लिखा है। अदर प्रोविजन लिखे है ना 75 में। हाँ तो बस इसका आंसर बताओ ना, अब क्या हो गया? यानी कि बस सेकंड नहीं है, यानी कि क्या है? 1, 3 और 4, यही तो हुआ। बी हुआ ना भाई? बस यही आंसर है। अब देखो इस स्टेटमेंट, अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे होंगे वो स्टेटमेंट वाइज कर रहे होंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिलती चली है, ठीक है? तो ये चीज समझ आ गई ना भाई? जो मेजोरिटी प्रूफ करनी होगी कब करनी होगी? बाद में। ओके अगर आप मेंबर नहीं भी हैं। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ भाई पूछिए। सर मतलब 74 में तो मिनिस्टर्स कहा है सिर्फ, और 75 में मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर दोनों का। हाँ तो क्या है? मतलब क्या पूछना क्या चाह रहे थे इसमें? सर मतलब मैं बोल रहा प्राइम मिनिस्टर का 75 में है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 और 75 दोनों में है। हाँ मतलब हम प्राइम मिनिस्टर की मेनली बात कर रहे हैं, तो उसका क्या हो हाँ, जाएगा? वो 75। ठीक है चलो देखो, तो समझ आ गया ना? ये चीज तो समझ आ गई। अब देखो मैंने ये चीज बोला कि प्राइम मिनिस्टर हो चाहे सीएम हो, अरे क्या लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे सीएम हो, वो
क्या बन सकता है, सीएम भी बन सकते हो आप, पीएम भी बन सकते हो, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर जो उसकी एलिजिबिलिटी है उस हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट, खत्म। चलो 24 पे आते हैं। अब देखो ओथ कौन दिलाता है भाई पीएम को? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट लो भाई मान लो। अच्छा एक क्वेश्चन और है आप लोगों से, मान लो कल की डेट में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं है, दोनों कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो दोनों नहीं, फिर पीएम का पद जो सीएम क्या बोल रहा हूँ सॉरी प्रेसिडेंट अगर नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट सीबीआई भी नहीं है, फिर कौन है? सीनियर ऑफ द सुप्रीम एडवोकेट। अच्छा, जो एडवोकेट नहीं, जज है। सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट आप ही दिला दो। चलो ठीक है, अब देखो कितने साल का टर्म होता है प्राइम मिनिस्टर का, 1 मिनट देखना, जिससे पूछो वही बोलेंगे। अरे बोला मैं तेरे को बोलने को, बोला बक से बक बोल दिया, बोला बोलने को। सॉरी सर मत बोल। गुलबीज बताइए, गुलबीज क्या नाम है इसका? गुलबीज ही नाम है। अरे जो भी हो, महरन जो गाना ने लिरिक्स लग रहे हैं इसके नाम, बोलो मैडम। कितने साल का टर्म होता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का? सर 5 साल का। 5 साल का ना, अभी जाओ नस काट लो जाके, ठीक है? गौरव बताएगा। गौरव अगर मैच खेल रहा है या मैच देख रहा है तो उसी बल्ले से अपने खोपड़ी पे मार फटाफट से और खत्म कर ले खुद। नॉट फिक्स्ड है, नॉट फिक्स्ड सर नॉट फिक्स्ड बिकॉज उस टाइम अगर वो नो कॉन्फिडेंस का बिल पास हुआ तो सर वो तो डिसोल्व हो जाएगी ना। चलो ठीक है, कहना तुम सही चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाई, कोई बात नहीं, होता है कभी ना। देखो प्राइम मिनिस्टर मेनली क्या है, प्राइम मिनिस्टर तब तक है जब तक उसकी हाउस में क्या है, मेजोरिटी है। अगर उसकी मेजोरिटी नहीं रही, खरीद फरोख्त हो गई, जो आप लोग देखते हैं खरीद फरोख्त वाला देखते हो ना, कि इसने पार्टी छोड़ी इधर चला गया, सुना है ना ये सब। तो अगर उसके पास हाँ, जैसे उसके पास नंबर्स नहीं रहे, ठीक है, तो उसकी जो टेन्योर है वो तो खत्म हो गया ना, तो इनके पास कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, 1 मिनट, पाकिस्तान तो चूतिया देश है, उसकी बात नहीं करते, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर से अब हम डील करते हैं। देखो एक चीज, हम प्राइम मिनिस्टर में हमारे यहाँ क्या है, टेन्योर फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम मेनली मानते हैं यूएसए में कितना है उनका फिक्स टेन्योर है 4 साल का, अगर बाई चांस आपसे कुछ नहीं, ठीक है ना, वहां पे टेन्योर फिक्स किया गया हमारे प्रेसिडेंट का, वहां के प्रेसिडेंट का, ठीक है? हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई टर्म फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं और वो लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। उस दिन भी बताया था मैंने कि वहां का जो एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे वहां का जो प्रेसिडेंट होता है और वहां का जो लेजिस्लेचर है, उन दोनों में कोई भी क्या नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बट हमारे यहाँ क्या है, आप देखते हो एग्जीक्यूटिव जरा सा है, लेजिस्लेचर बड़ा सा है, उसी के अंदर है। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी वाला मैटर फंस जाता है। तो हमारे यहाँ इसीलिए बोलते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। कई लोग तर्क देते हैं, चलो खैर छोड़ते हैं उस बात को। आप देखते हैं अगले 26 की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ना। अब इनकी कौन सी प्राइम मिनिस्टर की पावर नहीं है, अब सोचना। प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है क्या? चलो एक तो मान लिया, ठीक है। रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मींस रेजिग्नेशन ऑफ इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सही है क्या? यस सर। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपॉइंट्स एवरीवन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सही है क्या? गलत है। कैसे गलत है? डायरेक्टली करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो एलोकेट, जो पोर्टफोलियोज एलोकेट करता है वो तो पीएम ही करता है, ये तो नो डाउट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बट ये जो है ना, ये लाइन, द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपॉइंट्स एवरीवन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो लाइन है, ए शकल में देखा कंसारी, शकल नहीं देखनी तेरी मेरे को। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपॉइंट्स एवरीवन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये नहीं है, डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है। वो किसको बोलेगा भाई, प्रेसिडेंट साहब इनको बनाना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा ही तो है ना, प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट। ओके चलो, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। सर मुझे स्क्रीन तुम्हें नहीं दिख रही है? नो सर। अब ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से बाकी सबको तो दिख रही है। रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, ठीक है। चलो अब देखो
अब इसमें फिर बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है, अब देखो, इट इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू चूज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखो, सोचो, क्या इनके डिस्क्रिशन होता है क्या प्रेसिडेंट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनना? बोलो, डिस्क्रिशन है क्या? नो सर। सुनना मेरी बात, नो सरकार मेरी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे उसको काम करना है। प्राइम मिनिस्टर उसको जो बोलेगा ना, उसको वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करना है। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो गलत लग रहा है मेरे को देखा देखा सा। ठीक है, अब देखो दूसरा, द प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैन रिजेक्ट टू एन एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल। ये है क्या, पॉसिबल है? यस अच्छा, नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा? नो सर, नहीं बाइंड है। नो सर बाइंडिंग है, बाइंडिंग है ना। आप एक चीज में कंफ्यूज हो गए, आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कंफ्यूज हो गए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कंफ्यूज हो गए आप, और कुछ नहीं हुआ। अगर जिसने पढ़ा है, जिसने सुना ही नहीं कभी, तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। 47 ने बाइंडिंग कर दिया था, लेकिन 44 ने हटा हाँ दिया। सुनो, 42nd में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो भी एडवाइस होगी, जो एड एंड एडवाइस होगा, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगा। बट 54th में ये बोला गया कि वो क्या कर सकते हैं कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, बस बाइंडिंग हो गया, लेकिन रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है एक बार। फिर उन्हें वापस भेज दी, फिर वो बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज तो आपको श्योरिटी होनी चाहिए। ओके, सस्पेंसिव वीटो यही तो है। हाँ, अब देखो, अब क्या हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट क्या लग रही है भाई, ठीक लग रही है क्या? मतलब बोलो बोलो बोलो, पहली वाली क्या थी? ये तो गलत थी ना, गलत है सर, पहली वाली गलत थी। हाँ ठीक है, चलो इसके बाद इस पे आते हैं तीसरे पे। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू कंसिडर द एडवाइस गिवन। अभी मैंने बताया जस्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ये है ना, क्या है अभी तो मैंने just बताया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यही चीज तो बोली गई, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द एडवाइस गिवन टू हिम बाय COM but has to act in accordance with the advice that is generated after such reconsideration। अगर वो वापस से उन्होंने भेज दी तो फिर उस पर क्या हो जाएगी, बाइंडिंग। ये भी ठीक है भाई। अब देखते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट एनी डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट रिलेट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द। ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जो भी प्राइम मिनिस्टर करेगा, ठीक है, उसको प्रेसिडेंट को उसको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उसको बताना होगा। ठीक है, कल की डेट में मैं अपनी मान लो कोचिंग चलाता हूँ, आप मेरे टीचर हो, ठीक है, आप मेरी फैकल्टी हो। कल की डेट में ऐसा कभी नहीं होगा कि आप क्या ले रहे हो, आप खुद से डिसीजंस लेने लगे। नहीं, आपको मेरे को बताना होगा कि सर ये इश्यूज हैं, ये ऐसी चीजें मैं डील कर रहा हूँ। ओके, आप मुझे ओवरराइड नहीं कर सकते, समझ लो। तो यही चीज है, प्राइम मिनिस्टर आप अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट दोगे तो एक तरीके से पपेट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पपेट है भाई, वो उसका कोई मतलब तो है नहीं, कोई रोल तो है नहीं, बट फिर भी उसको एक थोड़ी सी इज्जत देने के लिए ये चीज बोल दी गई है कि भाई जो भी मैं करूंगा, प्राइम मिनिस्टर जो भी करेगा, वो क्या करेगा, एटलीस्ट प्रेसिडेंट को बताए। ओके, तो अब इसमें बताओ कौन सा क्या है, पूछा गया था इसमें से ट्रू, तो कौन कौन सी ट्रू है भाई? सर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रू है, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है। यार ये तो सही बोल रहे हो यार, ये ऑप्शन ही है इसमें तो यार। हाँ यार, ये गड़बड़ हो गया ना, ये ऑप्शन ही नहीं है इसमें तो ना। भैया 3 और 4 आंसर नहीं होगा। एक मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ पूरा, मैं देख सर सेकंड वाला तो वो होगा ना, रिजेक्ट नहीं कर सकता। सेकंड तो इनकरेक्ट है। यस सर। अरे हाँ यार, सही तो है यार, वो कंफ्यूज कर रहा हूँ। 3rd and 4th 3 and 4 होगा, 3 and 4 होगा, 3 and 4। ठीक है, ये तो हमने अच्छा यहाँ पे मार्क गलती से कर दिया था, वो तो इनकरेक्ट थी ना। ठीक है, जैसे ऊपर वाला गलती से मार्क किया था। चलो, इसका यानी कि 3 and 4 है। ओके, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्यों हुआ ऐसा? नो सर। चलो ठीक है, इसके बाद आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स। 15%। अब ये आपसे पूछेगा 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि शायद 80 या 81 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते सर 81 है। 81 से ज्यादा आप मिनिस्टर्स नहीं बना सकते। पहले क्या होता था, 15% में पीएम भी इंक्लूडेड होते हैं क्या? हाँ भाई, वो हाँ इंक्लूडेड। सॉरी, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। बस यही सबसे जरूरी चीज थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी कितनी? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी जरूरी है, इसे फ्रीज कर दिया गया था। अब देखो ये हुआ क्यों,
देखो आप सीधी सी बात है भाई, कल की डेट में मुझे मेजोरिटी नहीं मिली, हम 4 पार्टी हैं, मान लो ए बी सी डी ई 5 बना ली, इसके पास भी 100 सीट थी, मेरे पास 50 थी, इसके पास 50 थी, और ये अपोजिशन है, ये चूतिया है, ठीक है इसकी बात नहीं कर रहे, और इसके पास भी 70-72 सीट थी, मतलब जो हमें मेजोरिटी के लिए चाहिए था। तो ये हो क्यों रहा था, ये फिक्स नंबर ऑफ क्यों किया गया सीट्स को फंसाने के लिए। अब देखो, अब ये 4 लोग हो गए, और जब ये कोलिशन वाली गवर्नमेंट बनती थी ना, तो सब अपना अपना मांगते थे, भाई हमें ये मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ये मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ये मिनिस्ट्री। तो हम क्या करते थे, हम मिनिस्टर्स ही बनाते रह जाते थे, ठीक है कि भाई इसको ही बना दो, इसको ही बना दो, इसको ही बना दो। तो फिर क्या किया गया, उसको लिमिट करने के लिए, भाई 15% से ज्यादा ना हो। ऐसा अगर ये लिमिट नहीं होती तो पता चले 273 लोग की, मान लो 272 या 273 की मेजोरिटी थी, उसमें से हम देख रहे 200 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने, ठीक है ना, फिर कोई रोल नहीं रह जाता ना, कोई फायदा नहीं होता। ओके, क्योंकि जितना बड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ना, जितनी बड़ी इनकी गैंग होगी, उतना ही क्या होगा, डिसीजंस लेने में प्रॉब्लमेटिक होगा। ओके, चलो इसको छोड़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब इसमें लिखा है विच ऑफ देम इज आर फॉल्स। अब देखो पढ़ते हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मेनली सेंट्रल की बात, क्या यूनियन की बात हो रही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बताओ, बोलो बोलो बोलो। फॉल्स। नहीं। अभी चलो अभी इसको देखते हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। एक मिनट, ऑप्शन 2 पे जाओ। कलेक्टिवली सीओएम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यसभा के लिए क्या? सर नहीं, लोकसभा के लिए होते हैं। ध्यान दिया होगा, हाँ, ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा था ये वॉइस नोट के माध्यम से, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉल्स, यानी कि ये तो हमारी स्टेटमेंट होगी, ठीक है, फॉल्स पूछी ना, ये तो ठीक है। सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ये बताओ भाई, ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? फॉल्स पूछनी है हमें, बस फॉल्स बताना है। ये सही है। अब आते हैं, इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आल्सो ये भी सही है। यानी आंसर इसका क्या होगा? ओनली 2, ठीक है ना। अरे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही तो है भाई, इनका कोई फिक्स टेन्योर थोड़ी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैं आप लोग कंफ्यूज हो गए, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का इनडायरेक्टली मतलब क्या है भाई, जब तक मेजोरिटी है तब तक है, नहीं है तो खत्म, ठीक है ना। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विच ऑफ देम इज, और भाई फॉल्स बताने हमें। अब फिर से पढ़ते हैं भाई। द कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस रेंडर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय द मिनिस्टर। भाई देखो, सबसे पहली चीज, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करता है इसको प्रेसिडेंट, उस पर कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकता है। अब देखो दूसरी चीज, जो भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं उस पर भी कोर्ट क्या नहीं कर सकता है, उसमें भी इंक्वायर नहीं कर सकता। अब देखो, क्योंकि पार्लियामेंट बोल रही कि जब तुम हमारे में नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, जो ये होगी पार्लियामेंट होगी वो भी क्या नहीं करेगी, इंक्वायरी या फिर कोई भी क्या नहीं करेगी, डिस्कशन नहीं करेगी किसके उस पे, जो सुप्रीम जो भी कोर्ट्स अगर निर्णय लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा। और पार्लियामेंट जो भी डिसीजन या फिर जो कुछ लेगी, मतलब जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे पार्लियामेंट, मान लो मैंने कल की डेट में कुत्ता बोल दिया, ठीक है ना, तो उसके लिए कोर्ट उसमें कुछ नहीं दखल अंदाजी कर सकता। ओके, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होंगी वो उसमें कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये तो भाई पहली स्टेटमेंट तो मुझे लग रही है ठीक, हमें देखनी है फॉल्स कौन सी। चलो, a member who is not a member of either Lok Sabha or Rajya Sabha can also be appointed as a minister। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो भाई। हो सकता है सर। अभी देखा था हम लोगों ने। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ। प्रेसिडेंट कराता है क्या वो मिनिस्टर्स को? प्रेसिडेंट भाई प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर विदाउट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब बताओ। नहीं, यानी कि पूछा गया था फॉल्स, अब यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ओनली। कोई दिक्कत है क्या भाई यहाँ पे? ठीक है, चलो अब देखते हैं 31 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भाई कितने तरीके के होते हैं आप देखो अपना। पहले तो कैबिनेट मिनिस्टर्स सुने होंगे, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट सुना होगा, मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन सुना है क्या कभी? नहीं सर। ऑप्शन में यही है, यानी कि 3 तरीके के होते हैं सीओएम। तो कैबिनेट, स्टेट और डेप्यूटी। देखो बड़ा कौन होता है सबसे पहले? कैबिनेट मिनिस्टर्स।
फिर कौन होता है भाई, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या डेप्यूटी मिनिस्टर्स? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, और फिर कौन होता है, डेप्यूटी मिनिस्टर ना। सबकी वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी। ओके चलो छोड़ो। सर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट होता है ना? नहीं, प्रॉपर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंस इनके पास होती है, कभी कभी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो प्रोवाइड कर सर सकते जैसे लॉ मिनिस्टर बने हैं अभी हमारे, मिनिस्टर हाँ, ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियोज कभी कभी मिल जाता है, ठीक है ना। बट ज्यादातर क्या होता है कि वो अंडर में ही काम कर रहे होते हैं, किसके, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। इनको खुद की इंडिविजुअल मिनिस्ट्री बहुत कम दी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि छोटे हैं, मतलब ये छोटी वो है, तो इनको बोल देते हैं कि भाई तुम कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करो। ओके चलो 32. Which amendment made it necessary for the president to act according to the advice rendered to him by the Council of Ministers? अभी ऊपर बताया गया था 42nd Constitution Amendment Act 19. अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल देता और इस क्वेश्चन में पूछ लेता अकॉर्डिंग टू द एडवाइस रेंडर्ड टू हिम बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें एक चीज ऐड कर देता, बट वो क्या कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं प्रेसिडेंट। फिर क्या हो जाता है इसका आंसर, 44 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 33 पर पहुंच रहे हैं भाई हम। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? आप ही देखो, सबसे पहले पार्लियामेंट का पार्ट बताओ भाई, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी देखो आप लोग बताओ। राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। बस राज्यसभा और लोकसभा होती है, 1 मिनट, राज्यसभा और लोकसभा होती है सिर्फ, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। रुको अभी बताएगा, देखो कैलाश कपूर बताएगा। कैलाश कपूर, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है भाई संविधान के हिसाब से? सर राज्यसभा और लोकसभा। हाँ देखा, और कुछ नहीं होता। कबीर सिंह बताएगा भाई, कबीर सिंह। तेरी प्रीति कहाँ गई, तू क्लास में क्या कर रहा है, तो डॉक्टर था। बोल भाई कबीर। हाँ, प्रेसिडेंट भी होता है। हाँ बस, अब देखो ये चीज है, आप लोग इसको गलत करके आओगे अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो आप कभी जिंदगी में गलत नहीं करके आओगे। देखो क्या पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अगर आप तरीके से देखोगे तो ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल 79, क्योंकि ये आर्टिकल आपको याद होना बहुत जरूरी है। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा ये पार्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, ये किस आर्टिकल में लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 79। ओके, और तो यहाँ पे इसने सीधा आर्टिकल नहीं पूछा, तो पूछ लिया है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं भाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के। तो भाई प्रेसिडेंट भी होता है, लोकसभा भी होता है, राज्यसभा, और ये लिखा कहाँ पर? ये आर्टिकल 79 में लिखा है। दैट्स इट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। चलो इसके बाद, अरे यार शिट, ये क्या हो गया? अच्छा, इसमें ये स्टेटमेंट दे रखी थी ना, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ना, ये हो गया ऑप्शन, ठीक है। चलो हाँ, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। दिख रहा है, विजुअल है सबको? इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है? अब चलो देखते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वन हु प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। देखो जॉइंट सिटिंग का सबसे पहले तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, दैट इज आर्टिकल 108। अब देखो, अब जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि ये जॉइंट सिटिंग किस चीज बिल के लिए बुलाई जा सकती है। तो क्या बताओ भाई, एक मिनट, कोई कुछ बोलेगा नहीं ना, रुकना एक मिनट, पूछने दो मुझे, पूछना भी इनसे, देखूं तो किसको कितना आता है। मंजू बताएगी, मंजू शर्मा। माइक ऑन मंजू। ये जो ज्वाइंट, क्वेश्चन सुनना फिर बताना। ये ज्वाइंट सिटिंग होती है, ये किस बिल के लिए हो सकती है और किस बिल के लिए नहीं हो सकती। मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है एक है आपके लिए मनी बिल, एक है आपके लिए ऑर्डिनरी बिल, एक है आपके लिए फाइनेंस बिल। अब बताओ किसके लिए ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हो? चलो ये ऑर्डिनरी बिल के लिए शायद नहीं, श्योरिटी श्योर नहीं, कोई बात नहीं, माइक बंद। किसी और को पता है क्या ये चीज? सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सब मनी बिल को सब छोड़ के सबको। अरे शाबाश, मनी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बिल। मनी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। हाँ अच्छा, इसके लिए बुलाई जा सकती है? इन दोनों के लिए नहीं बुलाई जा सकती है। नहीं बुलाई जा सकती है। और जिसने बोला था
कि इनके लिए मतलब जो बोल रहे थे कि इनको छोड़ के बुलाई जा सकती है, अभी बोल रहे थे वो थोड़ा थोड़ा चंदा करके जहर लो और खा के खत्म हो जाओ, ठीक है। आपको आप भी के अब भी जैसे ही क्लास ओवर होगी सबसे पहले 108 आर्टिकल पढ़ के आना है, ठीक है। यस सर, वो तो ये जॉइंट सिटिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती और मनी बिल के लिए कभी नहीं बुलाई जा सकती। देखो मनी बिल का ऑब्वियस है रोल, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी राज्यसभा के पास पावर है ही नहीं। उसके पास बस इतनी सी पावर है कि वो 14 दिन तक उसके साथ अटखेलियां कर सकता है, उसके बाद उससे हम छीन लेंगे, ठीक है। अगर वो कुछ कंसिडरेशन के लिए भेजता है वो हमारा मन के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे मन की यहाँ पे बात होगी लोकसभा। लोकसभा उसका मन करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा वरना वो अप्रूव करके खत्म कर, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग सिर्फ किसके लिए, किसके ऑर्डिनरी बिल के लिए हो सकती है, ओके। अब देखो सुनो मेरी बात, दूसरी चीज, अब देखो अब इनके ऊपर 2 तरीके क्वेश्चन और बनते हैं कि इसको प्रिसाइड कौन करता है। प्रिसाइड मतलब क्या होता है भाई? प्रिसाइड का सस्ता सुंदर टिकाऊ शब्द बताओ मुझे। अध्यक्षता। कौन चेयर करेगा? हाँ, चेयर कौन करेगा इसको? यस, समन्ड कौन? लोकसभा का स्पीकर। शाबाश। देखो तो पहले में क्या लिखा है, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वन हु प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये तो नॉट ट्रू है, यानी कि हमारे हिसाब से हमें यही तो देखना नॉट ट्रू कौन सा। तो पहला वाला हमारे हिसाब से ठीक है। चलो, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा बोथ हैव द अथॉरिटी। मनी बिल और नॉट के ऊपर देखो ये सिंपल सा है भाई, मनी बिल के ऊपर कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का स्पीकर ही तो करता है। बोलो भाई, लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है ना कि मनी बिल है या नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सही होगी, फॉल्स चाहिए ना मैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी हमारे हिसाब से क्या हो गई? गलत। सही है। सही है। हमारे हिसाब से नॉट ट्रू। सर गलत है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही। हाँ, अभी देखो, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इन द सेम वे दैट द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अ मेंबर। अभी मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि भाई राज्यसभा का जो चेयरमैन है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वो एक तरीके से देखा है तो वो मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का, ठीक है। उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, अगर वो टाई वाई हो जाता है तो नहीं होता। तो इसमें आंसर क्या होगा भाई बताओ? इसमें पूछा गया है कि these are not true, यानी कि इनमें से कौन सा सही नहीं। सारे हो गए ना मेरे हिसाब से, है कि नहीं? बोलो, इसमें प्रॉब्लम है? यस सर। सारी स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ड्राफ्ट मैंने इसलिए किए हैं ताकि आपको स्टेटमेंट वाइज चीजें याद हो जाए ना, ओके। कि हाँ भाई ये बताया था क्लास में। अगर आप ये क्लास वापस से जब रिकॉर्डिंग पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो ठीक है, अगर आप वापस से देख लोगे तो आपका लगभग कंप्लीट हो चुका होगा सारा कुछ, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज ही सब कुछ खत्म हो जा रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। चलो 35 पे आता, इसमें पूछा गया इनमें से सही कौन सी? अ मिनिस्टर बिलोंगिंग टू लोकसभा कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स इन राज्यसभा। ले सकता है क्या भाई? बिल्कुल ले सकता है, ठीक है। अ मिनिस्टर बिलोंगिंग टू राज्यसभा कैन टेक पार्ट इन लोकसभा, ले सकता है। अब देखो, आप सुनो, कैच है, कैच है, कैच है, पकड़ना है भाई सबको। मिनिस्टर बिलोंगिंग टू लोकसभा कैन टेक पार्ट इन वोटिंग प्रोसेस इन राज्यसभा। अब बताओ, तुम लोकसभा के मेंबर हो, तुम लोकसभा की मेंबर हो, तुम क्या राज्यसभा में वोट डालने जा सकते हो? नहीं जा सकते, विदाउट द राइट टू वोट, ठीक है ना। अब देखो, a minister belonging to राज्यसभा can take part in voting process in लोकसभा। जस्ट उल्टा, राज्यसभा के मेंबर हो, लोकसभा में वोट डालने जा सकते हो? नहीं, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, हमें ट्रू बताना है, तो इसकी स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है? ऑप्शन बी, 1 एंड 2। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अभी तक? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहीं कोई डाउट आ रहा है किसी को? खत्म हो रहा है ये, बिल्कुल एकदम खत्म पे है। चलो 36 का, जो भी ट्रेन चला रहे प्लीज बंद करो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं Which among the following is are true? मनी बिल के ऊपर आ गए। सबसे पहले तो मनी बिल का आर्टिकल 110 है 110, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिनके आर्टिकल लिखे हैं वो आपके लिए ये समझो वो पेपर में सामने से दिखेंगे आप, ठीक है, वो आपको करने ही करने हैं, वो आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब हमने बोला 110 और एक क्या बोला 112। 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम सुंदर सरल भाषा में बोलते हैं, हमारे आम भाषा में बोलते हैं उसको बजट। बजट के ऊपर आने वाला क्वेश्चन कि बजट पेश कब होता है, तो 1 फरवरी को पेश होता है हर साल में, ठीक है, यही है, ठीक है ना भाई।
और उसको पेश कौन करती है? वित्त मंत्री। जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर होगी वो Minister. उसको पेश कर। ठीक है, चलो अब देखो हम पहुंचते हैं आर्टिकल 110 की तरफ, मनी बिल के ऊपर। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ओनली इन लोकसभा। ऑब्वियस है भाई, Yes, sir. के पास कोई पावर ही नहीं है भाई, पहली स्टेटमेंट ठीक होगी। सेकंड, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैरीज द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ऑब्वियस है भाई, ये भी ठीक ही है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास ही फाइनल अथॉरिटी होती है। ओके Yes. चलो तीसरे पे आते हैं, राज्यसभा कैन ओनली मेड रिकमेंडेशन टू द मनी बिल, इट कैन नॉट चेंज इट और रिजेक्ट इट। बताओ भाई, ये भी ठीक है ना? चलो, money bill can be introduced only after the recommendation to the president. false false है, सही है sir. सारे ट्रू है। अब आपको क्या करना है, ये जो मैं आर्टिकल बताया हूँ ये आप पढ़ के आओगे। ठीक है, आर्टिकल 110 और 112 और जितने आर्टिकल्स मैंने इससे पहले बताए, जैसे 108 भी बोला है, ये सब आप आर्टिकल आज तहे दिल से पढ़ोगे जब ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो गया above। ठीक है, मतलब सारे ट्रू है, ऑल आर ट्रू। ठीक है, अब ये वाला हमारा जो ये था वो हो गया कंप्लीट। अब इसके अलावा देखो आपसे जो चीज पूछेंगे, जस्ट अ सेकंड, अरे यार क्या हो गया, हाँ अब मुझे आप लोग बताओ कि इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं। एक हमने इसमें क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किया, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का आर्टिकल आपसे पूछेंगे 71 पक्का? 61 नहीं 61 है सर 61 61 है भाई. तो फिर नशे में क्यों घूम रहे हो? 71 कौन बोल रहा है? 61। ठीक है, एक ये पूछते हैं इम्पीचमेंट। अब इसमें देखो समझने की बात है भाई, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट वो भी कभी भी आपसे क्या नहीं पूछेंगे कि उसके बारे में बहुत डिटेल्ड प्रोसेस नहीं पूछेंगे कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ये वो नहीं, वो सिर्फ आपसे पूछेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से जरूरी है वो ये कि आर्टिकल कौन सा डील करता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से। दूसरी चीज जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। अब आप फंस जाओगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स भी करते हैं, नहीं इलेक्टेड मेंबर ही करते हैं। सोच लो मैडम, नॉमिनेटेड मेंबर भी करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी करते हैं प्रेसिडेंट। बस यही कैच था। अब ये क्यों है भगवान सर जाने। एमएलएज नहीं करते, एमएलएज भी नहीं करते। जब मैं कभी मिलूंगा कभी अम्बेडकर साहब से, जब निपट जाऊंगा तो मैं पूछूंगा ये ऐसा क्यों किया गया कि जब चलो खैर मुझे कुछ देने के लिए किया होगा। तो ये चीज याद रखना कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना पार्लियामेंट के, वो भी इम्पीचमेंट के प्रोसेस में क्या करते हैं, उनका भी रोल होता है, वो भी वोट देने जा सकते हैं। ओके, मतलब उनका रोल होता है। ठीक है, चलो बस इतना ही आपके लिए कैच है। और दूसरी चीज आर्टिकल 61, अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या कि इनका जो ग्राउंड होता है इम्पीचमेंट का वो क्या होता है। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनकैपेसिटी और वायलेशन, मिसबिहेवियर और प्रूव्ड इनकैपेसिटी, ये तो उसका होता है सर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, सिर्फ वायलेशन ऑफ यस सर, सिर्फ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आप बोल रहे हो ना प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जजेस का होता है। इसके लिए होता है। वो देखो अभी मैं बता रहा हूँ, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अगर आप पढ़ोगे तो वो कई सारी चीजों में मिलेगा आपको, मैंने जैसा बताया भी है हमेशा। एक तो ये जिक्र है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। ठीक है, अब ये यूज किसके के लिए होता है? वो होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए और सीएजी के लिए। ये सेम प्रोसेस यूज होता है इन 4 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए। ठीक है, किसी कोई डाउट है भाई? ठीक है, तो आपसे सिर्फ ग्राउंड पूछेंगे कि इम्पीच जो हमारे प्रेसिडेंट साहब का इम्पीचमेंट का ग्राउंड है वो क्या है, तो वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। पक्का भाई, श्योर हो? यस सर। ठीक है, इसके बाद आपके लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग बताओ। अच्छा आप लोग खुद बताओ, और प्रेसिडेंट से क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप ही लोग बताओ। क्वालिफिकेशन 58 में आर्टिकल नहीं पूछेंगे उसका क्वालिफिकेशन। ये कौन है? बंद करो सुरीली आवाज अपनी। एक्सक्यूज मी सर, सुनो मेरी बात सुनो। सर आर्टिकल 123 पढ़ा दिए सर। बस आर्टिकल 123 पे ही आ रहा था। आर्टिकल 123
दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सर 72 भी बताया नहीं है। 72 बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। वो तो आर्टिकल एक मिनट, ये क्या है आर्टिकल 72 क्या है भाई? बोलो। पार्डनिंग पावर, क्षमा की क्षमा की, ये क्या है? क्षमा की, चलो ठीक है। आर्टिकल समाधान की 72 शक्ति। हाँ, आर्टिकल 72 में बेसिकली क्या दे रखा है? पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की। ही समय रवि अरे दियो तब अरे जाहि। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? मुझे ये कौन है? आवाज की आदत नहीं है भाई। क्या गजब लोग हैं यार। बैठे हैं। ठीक है, आप देखो, अब मुझे देखो, पार्लियामेंट सॉरी प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और गवर्नर की पार्डनिंग पावर में एक बेसिक डिफरेंस है। अब वो मुझे बताओगे। पहले तो ये आर्टिकल होगा सर 72। वो डेथ को नहीं क्षमा कर सकता गवर्नर। ठीक है, सुनो पहले गवर्नर का वो बताओ, आर्टिकल बताओ, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर का आर्टिकल कौन सा है? 161 हाँ सर, 161। चलो ठीक है। अब जो उस लड़की ने बोला वो क्या ठीक बोली थी कि डेथ को पार्डन नहीं कर सकता गवर्नर? ठीक बोली है, डेथ और कोर्ट मार्शल। हाँ, बस अभी आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। और दो ग्राउंड्स हैं जिसपे वो नहीं कर सकता भाई, बताओ। कोर्ट मार्शल के नहीं कर सकता ना? कोर्ट मार्शल और कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट तो वही हो गया ना? हाँ मतलब सर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है वो। हाँ, कैपिटल पनिशमेंट। हाँ, जिसको ना पता हो कैपिटल पनिशमेंट, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट तो पता है ना आप सबको क्या होती है? देखो, ये सही मौका है आपको पूछने का। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है कि आपको क्या दे देगा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हाँ बस, मौत की सजा मिलती है। ठीक है, अब देखो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। मैं आपको शब्द बताऊंगा, वो आपको सिर्फ याद रखने, वो आपसे पूछेंगे कभी नहीं। बहुत मन किया तो मैं आपको सिर्फ एक PDF भेजूंगा, सिर्फ वो देख लेना। बहुत सिंपल वर्ड्स में होगा, उसमें समझ जाओगे। देखो, पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है उसमें क्या क्या आता है भाई, बोलो। एक तो सीधा पार्डनिंग का निकाला हमने, पार्डन। पार्डन मतलब क्या होता है, बोलो भाई। मान लो कल की डेट में कोई तुम्हें सजा मिली थी, तो मैं एकदम से ही पार्डन कर दिया कि छोड़ देते हैं, हटाओ, छोड़, पार्डन हो, एक्सक्यूज कर देना। हाँ, एक बार है। एक है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? वंशिका सिंह बताएंगे अगर क्लास में। बोलो वंशिका सिंह। एक पनिशमेंट से सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा कम मतलब लाइटर टाइप का पनिशमेंट दे दिया जाता है। मान लो तुम्हें फांसी की सजा थी, तो अब तुमको क्या दे दी गई? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। अच्छा, कानून थोड़ा सा अगर आप LLB करने जा रहे हो तो आपसे मेरा एक सवाल है कि जो पनिशमेंट होती है वो कितने टाइप की होती है? तो शायद 3 टाइप की। बस खत्म हो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। देखो ये देखो क्या बता रही, मैं पूछ के आ रहा हूँ, पता करी नशे की गोलियां खा के बैठी है क्या? कौन है ये? नहीं सर, फाइन होता है, फांसी का होता है, और 5 होती है। और ये किस में दे रखी है? IPC किसी सेक्शन में दे रखी है। अरे 50 लिख दिया, किसी सेक्शन में दे रखी है। सेक्शन कौन बताएगा? सेक्शन 54, 52, 55 क्या है? चलो वो आपके काम को भी नहीं है, वो मत जानो, आपकी लॉ नहीं आ रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ। अब आप खुद सोचो कि किस किस तरीके से आपको सजा मिल सकती है। पहले, सबसे पहले तो आप पे फाइन लगाया जा सकता है भाई, लगाया जा सकता है कि नहीं? 53 है शायद सर, 53 एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एक फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, डेथ, इम्प्रिजनमेंट। हाँ देखो, इस लड़की को पता है। देखो बेसिक से पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सस्ती, फाइन लगा दिया गया। उसके बाद क्या किया गया? आपने कोई ऐसा कांड किया जो योगी जी आजकल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या कर रहे हैं? इसके बाद क्या मिल सकती है आपको? सजाए मौत मिल सकती है, फांसी, डेथ सेंटेंस मिल सकता है। इसके बाद क्या मिल सकता है, बोलो? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और क्या होता है इसके अलावा? बस खत्म, 5 होने थे ना रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है। सर प्रॉपर्टी का कुछ होता है ना? एक, हाँ, वो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी लिख दिया मैंने। रिगरस इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट 2 तरीके की होती है, एक सिंपल और एक रिगरस।
ठीक है ना। सिंपल में क्या होता है कि आपको बस सजा मिल रही है, आप जेल में खाना वाना खा के आराम से जिंदगी गुजार रहे हो। रिगरस इम्प्रिजनमेंट आप देखोगे पुरानी फिल्मों में क्या होता था, पत्थर तोड़ते हुए काम करते हुए दिखते थे ना फिल्मों में, जो डाकू आप होते थे, वही रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, चलो अब उस पर हम डिटेल में नहीं जाते। सर इसका सेक्शन 53 है ना? अरे सेक्शन या करोगे 53 है मेरे हिसाब से, मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ 53 है, 54 में 53 है शायद, 54 भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन समझ आ गया भाई, कम्यूटेशन का मतलब क्या है कि इतना बड़ा सजा थी उसको इतनी बड़ी कर दी। ठीक है, मतलब कम कर दिया गया बस। इसके बाद आते हैं हम, एक मिनट यार ये तो भर गया, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, कैसे क्लियर होगा। हाँ इसके अलावा क्या है भाई, बोलो फटाफट से। इसके बाद क्या आता है? दो हो गई है, रिप्राइव और रिमिशन। चलो ठीक है, रिमिशन लिख दिया भाई। रिमिशन क्या होती है, कौन बताएगा? उसको कम Reduce the amount करना। of sentence without changing its character. अच्छा, मतलब तो 1 साल का सजा है तो 6 महीने का दे दिया जाएगा वैसा। बस अभी जो मैंने ये चीज बोली थी बहुत बढ़िया, जो भी लड़की है बहुत अच्छा, तालियां हो जाए इसके लिए मन के अंदर, बजाएगा नहीं। वंशिका सिंह। ओके वंशिका, बढ़िया। देखो रिमिशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, पत्थर तोड़ने हैं आपको 6 महीने तक, 6 साल तक मान लो, तो उसी को हमने पलट के क्या कर दिया, 1 साल तक के लिए वही पत्थर तोड़ने हैं, मतलब वही क्या, वही पत्थर तोड़ने वाली सजा मिली हुई है। सजा का नेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो? बस यही मतलब होता है कि इसका रिमिशन। इसके बाद आते हैं हम रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब कौन बताएगा, क्योंकि सब कुछ वंशिका सिंह ही बेटर ability के वजह से अगर किसी को किया जाता है, मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो थोड़ा मतलब वैसे कुछ कम दे दो उस टाइप का। ओल्ड एज होती है या फिर मेंटली रिटायर्ड, प्रेग्नेंट, इन सब केसेस रिमिशन क्या है, ये रिस्पाइट है ना, रिस्पाइट में ही बोल रहे हो ना आप ये लोग? यस ठीक है, सर। चलो कोई स्पेशल फैक्ट अगर होता है तो उसके बेसिस पे थोड़ा कम सेंटेंस दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल स्पेशल केस, मेनली स्पेशल केस आप याद रखना, कोई भी ऐसा स्पेशल केस है, जैसे मान को कल की डेट में आप में से किसी की भी माता ने कोई कत्ल कर दिया, 70 साल की हो बेचारी, ठीक है, तो उनको फिर हम क्या कर सकते हैं, रिस्पाइट दे सकते हैं। फिर उनको कोई प्रॉब्लम थी, या फिर वो मतलब वो तो नहीं, कोई और प्रेग्नेंट थी, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो सारी चीजें होंगी। अगर ऐसा कोई स्पेशल केस आता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं। रिस्पाइट, ठीक है, याद रहेगा भाई इतना तो। देखो हमने 4 Yes, कर sir. लिए, तो पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन और रिस्पाइट। अब इसके बाद एक आखिरी आता है क्या, रिप्राइव। रिप्राइव। ये कौन बताएगा भाई? टेम्परेरी सस्पेंशन होता है सर जो दो स्पेशली डेथ के केस में। पीरियड ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन होता है डेथ के वो केस होल्ड में। स्टे ऑन एग्जीक्यूशन। सर वो सेंटेंस और जो मतलब उसको होल्ड पे रखते हैं। बस शाबाश, समझ गया मैं, आपको आता है। तो बस ये चीज हो गई आपकी क्या, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, गवर्नर की भी सेम है, बस उसके पास कौन सी नहीं है, कौन बताएगा फटाफट से? कोर्ट मार्शल और कैपिटल पनिशमेंट। हाँ, कोर्ट मार्शल और कैपिटल पनिशमेंट के अलावा उसके पास सारी है। कोर्ट मार्शल देखो, मैंने ऑब्वियसली आपको बताया कि आर्मी से रिलेटेड कोई स्टेट का कोई रोल है क्या, आर्मी या फिर डिफेंस फोर्सेस या फिर आर्म फोर्सेस में, इसमें कोई स्टेट का रोल है क्या? नहीं। बस यही ट्रिक है, मान के चलो जब स्टेट का कोई रोल ही नहीं तो गवर्नर का भी कोई भी रोल नहीं है। अगर कोर्ट मार्शल होता है तो वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ही डील करेगा, नॉट गवर्नर। ओके, सॉर्टेड है भाई? ठीक है, गवर्नर वाला जो पार्डनिंग पावर है उसका आर्टिकल आपसे पूछ लेगा, तो आर्टिकल क्या है, 161। अब ये हो गया। अब हम पहुंचते हैं कहां पर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये कौन बताएगा मुझे? आर्टिकल 123 है। 123 है क्या ये बताऊं? सर जब हाउस सेशन नहीं होता तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ऑर्डिनेंस, लेकिन वो विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट में होना। अच्छा, बस मुझे एक चीज बताओ छोटी सी, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है या फिर जो भी ये बिल पास हुआ, एक्ट बन गया, तो ये क्या कानून की तरीके ही लागू होता है कि बस की मतलब नहीं, पार्लियामेंट ने नहीं किया तो उससे छोटा रहेगा? सर अगर पार्लियामेंट ने नहीं किया तो लैप्स हो जाएगा, लेकिन जो उसके प्रोविजंस होते हैं वो जब तक था वो तब तक, मतलब जैसे अगर एक बार जो प्रोविजन बन गए और अगर वो लैप्स भी हो गया तो, लेकिन जो प्रोविजन
थे वो तब तक काम ही करेंगे, वो जो बन गए। अच्छा, मैं मेरा कहना नहीं समझे आप लोग, मैं क्या पूछ रहा सर हूँ। मतलब जो जैसे पार्लियामेंट से पास होता है उसी की तरह एक्ट करेगा, उतनी पावर रहेगी जब बस तरह यही सेम ही से अगर पूछ पार्लियामेंट से बस अगर बस पास हो यही गया तो वो एक्ट बन जाएगा। यही पूछ रहा था। देखो, चाहे ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस कोई भी पास करे, चाहे गवर्नर पास करे, चाहे प्रेसिडेंट पास करे, जो उसका इफेक्ट होगा ना, वो सेम इफेक्ट होगा जैसे उसने पार्लियामेंट ने उसको पास किया, यानी कि वो बिल्कुल सेम तरीके से लागू होगा, वो बिल्कुल लॉ की तरीके से ही होगा। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ने किया तो वो हल्का है, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। प्रेसिडेंट ने पास किया तो वो हल्का है, गवर्नर ने पास किया तो हल्का है, ऐसा नहीं होगा। वो सेम पावर होगी उसके पास, ठीक है। जैसे वो नॉर्मली जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट पास करती किसी बिल को और फिर वो एक्ट बनता है, ओके। बस इसके अलावा आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कब कब यूज कर सकते हैं, वो आपको आप सिंपल सा दे देगा कि भाई जब वो सेशन में ना हो, ठीक है, पार्लियामेंट ना हो, या फिर स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो, बस। और आर्टिकल 123 इससे डील करता है, दैट्स इट। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है भाई। आप बताओ इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, आपको बताना है। आर्टिकल 111 आर्टिकल 111 क्या है भाई? आर्टिकल 111 बोलो। एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। देखो ये आर्टिकल 111 आपसे कभी, बहुत रेयर चांसेस हैं, कभी मन हट गया उसका तो वो कर सकता है, बाकी नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा बहुत कम केसेस में होगा। जस्ट अ सेकंड। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट 143। हाँ ये चीजें बढ़िया है, ये बहुत अच्छा बोला। क्या है वो पावर, बताओ फटाफट से। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। ठीक है ठीक है, जस्ट अ सेकंड। यार ये क्यों नहीं शो कर रहा है, एक मिनट। अरे चैट खोल लो, अच्छा ओके ओके, नो इश्यूज। अब आ गए हम, देखो हमारा लगभग वो वाला जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया। अब आपको ये टॉपिक दिख रहा है क्या, जो मैंने ये लिख रखा है बड़ा बड़ा, इंडियन जुडिशरी, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? यस ठीक है। अब देखो हम इस पे बेसिक बेसिक से चीजें करेंगे। जो हमारा अभी हमने ना कुछ पार्लियामेंट्री टर्म्स छोड़े हुए हैं वो एंड में करा दूंगा, ठीक है, उसको उसकी जरूरत अभी हमें है नहीं, अभी हमें मोटी मोटी चीजें कवर करनी है। चलो, इंडियन जुडिशरी, भाई हमारा इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है वो आपको पता है एक पिरामिड के फॉर्म में है। सबसे ऊपर कौन है हायरार्की में? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट्स। अब टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं? 25। उसके बाद बहुत सारे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। अब देखो, अब इंडियन जुडिशरी में आपको पता है कि आर्टिकल 50 में क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन कैसे होगी, सबसे बड़ा सवाल ये। देखो सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है कि भाई किसी को भी क्या कर दो, उसका टेन्योर जो है वो उसको सिक्योर कर दो। कल की डेट में आप मेरे पास काम करने आते हो, आप मेरे इच्छा अनुसार काम कर रहे हो, ठीक है, जब तक मेरी मर्जी है तब तक आप काम कर रहे हो। ये विजिबल है ना जो मैंने शेयर किया है? यस सर। तो अगर आपके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ठीक है, यानी कि आपको कोई इतना इजी तरीका नहीं है कि आपको मैं उठा के बाहर फेंक दूं, तो यानी कि आप क्या है, आप इंडिपेंडेंट काम करोगे। अगर आपसे बाई चांस ये पूछता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हम कैसे निकाल सकते हैं और ऑप्शन दे देता, तो मैं अभी वो सारे ऑप्शन बता। आप देखो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या है भाई, क्या मतलब है, कैसे निकालोगे? अभी मैंने बताया था इससे पहले कि प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और ये आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में दिया हुआ है कि भाई कैसे क्या प्रोसेस होगा इनको निकालने का। तो वो एक बार आपने आर्टिकल देख लेना है, बहुत ज्यादा उसके शब्दों पर नहीं जाना है, आपके पास समय नहीं है होता, ठीक है। बस ये ग्राउंड्स आपके लिए बहुत जरूरी कि जजेस को कैसे निकाला जा सकता है और किस आर्टिकल के थ्रू। आप देखो, salaries and allowances of the judges are fixed and are not subject to the vote of legislature। अब देखो इनकी जो सैलरीज होती है ना, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है अभी आप, ठीक है ना, यूनियन जुडिशरी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की सैलरी है वो किस फंड से आती है? क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे किस फंड से आती है, तो आपको पता होना चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। आप समझने वाली चीज है एक चीज। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यूनियन जुडिशरी। अगर हम बात करते हैं स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ हाई कोर्ट के, इसकी हाई कोर्ट के जजेस की,
तो उनकी सैलरी कहाँ से जाती है भाई? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाती है? स्टेट से जाती है। श्योर हो? यस सर। देखो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, दिमाग खोल के लिखना है इसको, सर सुनना। इंडिया, सर कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। फंड ऑफ स्टेट से हाँ जाती जी, है। हाई कोर्ट के लिए भी इंडिया है। श्योर हो जाओ भाई, मैं श्योर नहीं वो हूँ कि मुझे नहीं लगता। पेंशन जाती है वो पेंशन कंसोलिडेटेड जाती है। फंड ऑफ इंडिया से। बस यही शब्द था, यही कीवर्ड था। जो इनकी पेंशन जाती है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाएगी। पेंशन जो जाएगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाएगी, लेकिन जो इनकी सैलरी जाएगी वो किससे जाएगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि जो भाई साहब ने बोला वो सही है, ठीक है ना? सर ओके पेंशन का प्रोविजन अब भी है क्या? नहीं भाई यार ये चीज थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये मैं अभी श्योर नहीं इस चीज में कि जजेस की पेंशन है क्या हुआ। सर, वो जो है ना, ये अभी कुछ ये मतलब शायद 2010, आई एम नॉट श्योर, बट वैसा ही है कुछ। 2010 तक जिन्होंने ज्वाइन किया है ना शायद, उसके बाद हाँ मुझे याद वो नहीं है। चीज है, वो आपसे नहीं पूछेगा ना, वो अभी आप ना अभी जज बन रहे हो, आपके समय तो कुछ भी नहीं रहेगा, परेशान मत हो, ठीक है? अभी वो उस पर बात नहीं करते, ये आपसे कभी नहीं पूछा पेंशन मिल ली नहीं मिली। वो आपसे सिर्फ इतना पूछेगा, जो हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं उनको पेंशन किस फंड से मिलती है, और आप बर्बाद होके आ जाओगे इस क्वेश्चन में अगर आपको नहीं पता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको पेंशन मिलेगी, लेकिन जो उसकी सैलरी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ओके, अब आपने ये चीज भी पढ़ी है भाई कि 2 और 2 से ज्यादा स्टेट्स में का सेम हाई कोर्ट हो सकता है, ये भी तो पढ़ा है आपने। स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है कि नहीं? आर्टिकल कौन सा है उसका? 231। अरे भाई साहब, आप लोग ये 231 ही है। आप लोगों ये बेसिक से आर्टिकल नहीं याद है, कैसे काम करोगे? इसमें तो सीधे आर्टिकल पूछते हैं इस पेपर में, ठीक है? कैसे काम चलेगा सर? 231 लिखो इसको। और ये 2 से ज्यादा मतलब 2 और 2 से ज्यादा हाई कोर्ट्स हो सकते हैं कि स्टेट के, ये किसी अमेंडमेंट के थ्रू आया था, वो भी आपसे पूछ सकते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1956। हाँ, मैं प्रॉपर श्योर नहीं हूँ कि 7th में ही था, बट जहां तक मेरे को याद है कि 7th में ही था, ठीक है? तो ये चीज आपको एक बार क्रॉस चेक करनी है। इसी में बोला गया था कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है कुछ स्टेट्स का, ओके? और किन किन का कॉमन हाई कोर्ट है उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ऐसे काम करोगे तो कुछ नहीं बचेगा आप लोगों के पास, समझ रहे हो? पढ़ो भाई, ठीक है? चलो इसके बाद आते हैं अपन कंसोलिडेटेड फंड, समझ आ गया भाई, ठीक है? अब देखो एक चीज और, जैसे ही आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात करूं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लोगे, उसमें कभी भी जैसे ही जैसे मान लो मैंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ज्वाइन की, तो कभी भी जो यूनियन लेजिस्लेचर है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, वो कभी भी मेरी जो सैलरी है या फिर मेरे को जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो कभी भी घटा नहीं सकते हैं, जब तक मेरा वो टेन्योर है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात को एक्सक्लूड करके। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब तो घटेगा सबका, बट वो मेरे अगेंस्ट में नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, बढ़ाना है जितना कर दो, समझ आया? बढ़ा आप चाहे जितना कर सकते हो, बढ़ा कितनी भी कर सकते हो, अगर घटाने का सोच रहे हो तो वो मेरे टाइम पीरियड में नहीं चालू होगा, वो मेरे से अगला जो आएगा ना, मेरा जो सक्सेसर होगा उसके में होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो अब देखो, अब मैंने जो अभी बताया था पहले, नो डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट विद रेस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज। समझ आया? ना पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, ना स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कशन होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कंडक्ट कैसा था। इसका एक एक्सेप्शन है, वो कब? जब उस पर क्या चल रहा हो, मिसकंडक्ट और बिहेवियर वाला, कांड वाला गेम। बस यही है। और देखो इसके बाद, both the Supreme Court and High Court have the power to punish any person for their contempt. Contempt मतलब पता है आपको क्या होता है? कंटेम्प्ट मानना करना सर। अरे हिंदी नहीं बताना मुझे, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ ये को आप, ये पूछ रहा हूँ मतलब क्या है उसका। उल्लंघन, गायब, चलो मान लो कल की डेट में तुम लोगों को सरलता से बताता हूँ सर। इसका एक लाइन है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल। हाँ अभी सुनो, अब देखो सबसे पहले कंटेम्प्ट मतलब बेसिकली क्या है, कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया पुलिस वाले को, मान लो एक किसी थाने के एसपी को, मान लो एसपी को दिया
कि भाई हैबेस कॉर्पस की उसने रिट लगाई। हैबेस कॉर्पस तो पता ही है सबको, आर्टिकल 32 के तहत उसने रिट इशू करी कि भाई ये बंदे को हमारे सामने प्रेजेंट करो, ए बंदा है कोई, इसको हमारे सामने प्रेजेंट करो। एसपी साहब मौज में ले गए इनके ऑर्डर को, वो उन्होंने अवहेलना कर दी कि इन्होंने बोला था कि भाई 14 डेज के अंदर ये बंदा हमें चाहिए हमारी आंखों के सामने, और ये नहीं लेके आया उसको सामने। तो ये क्या किया उन्होंने, एक तरीके से कंटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, आप लोग इस सरल तरीके से समझाया बस, और कुछ नहीं, ज्यादा इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, यही ये हो गया, क्या हो गया यार, देखो नाम ही भूल गया मैं, डिसोबे। हाँ, डिसोबे हो गया एक तरीके से जो, ठीक है, बस वही कंटेम्प्ट हो गया। ठीक है ना, कि उनका ऑर्डर था, समझ आ गया, बस एक तरीके से यही मान के चलो आप। चलो इसके बाद आते हैं हम, जो आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा वो यही पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना? 1 + 7 7 + 1 1 + 7 हाँ, 1 + 7 और 7 + 1 एक ही चीज। एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और बाकी 7 अदर जजेस थे। इसको फिर टाइम टू टाइम हमने बढ़ा के अब कितना कर दिया है, 33 34 33 + 1 33 + 1। हाँ, तो लिखा तो वही है ना, 34 को मैं लिख सकता हूँ ना, गजब लोग हो यार। 33 + 1 तो लिख सकता हूँ ना। चलो ठीक है, अब देखो, अब ये कहाँ लिखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट होगा, तो वो लिखा है आर्टिकल 124 क्लॉज ए में, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखो उसने लिख दिया कि भाई कितने जजेस होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये देखो इस लाइन में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कितने नंबर हमें बढ़ाने घटाने। ठीक है, घटाते तो है ही नहीं, बढ़ाते ही। तो ठीक है, अब पार्लियामेंट ही डिसाइड कर देते कि ये नंबर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब 34 हो गए, तो बस आर्टिकल 124 को आपने तहे दिल से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, अब जज मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4। अब क्लॉज 4 की तरफ आते हैं हम। ये देखो, अब ये चीज आपको देखनी है, क्लॉज 4 जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग लिखते जाओ फटाफट से, और ये पढ़ना बैठ के। ठीक है, ये क्या है क्लॉज 4, ये पढ़ लोगे तो आपका 4 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट खत्म हो जाएंगे, उनका फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, सही है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनके लिए जज बनने के लिए क्राइटेरिया है, एक होगा ना कि भाई इतना इतना टर्म है, इतना फुलफिल करना है। वो क्राइटेरिया क्या है आप वो बताओ। देखो, A person shall not be qualified for the appointment as a judge of Supreme Court अगर वो ये नहीं है। देखो, at least 5 years a judge of High Court or 2 or more such courts in succession। ठीक है, 5 साल का एटलीस्ट वो कहीं ना किसी कोर्ट में जज रहा हो, या फिर किसी 2 कोर्ट में जज रहा हो, किसी में 2.5 साल, किसी में 2 साल, किसी में आधा साल, तो वो बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में, एलिवेट हो सकता है। इसके बाद हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 years an advocate of a high court or 2 or more। वही बात है, मैं 5 साल दिल्ली में प्रैक्टिस किया, दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 साल गया, फिर मैं किसी और हाई कोर्ट में गया, तो मेरा टोटल जो नंबर था वो कितना हो गया, 10 साल मैंने काउंट कर लिए। ओके, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एलिवेट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। वैसे मुझे तो नहीं करेंगे, क्या ठीक है, छोड़ो। ठीक है, 10 साल की इसमें प्रैक्टिस है, तो आपको एलिवेट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, और या फिर ऑप्शन सी, इसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं। ये 2 तो सबको याद रहते हैं, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, ये तो बेसिक है, और ये 2 सबको याद रहते हैं, ऑप्शन सी भूल जाते हैं। अगर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, तो भी आप क्या हो सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हो सकते हो। कोई दिक्कत है भाई यहाँ पे? ये 3 ग्राउंड्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आप आर्टिकल 124 को पढ़ोगे, आपको सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद अब देखो, मतलब क्या हो? इसका मतलब डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अरे इसका मतलब मत जाओ यार, अगर उनकी नजर में कोई ऐसा बंदा है, ये तरीके से पता है क्या? हाँ, क्या कोई बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा, चलो ठीक है। अभी देखो, मतलब प्रेसिडेंट की नजर में विधि का ज्ञाता हो, एक तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, बस वो, ये बहुत बड़ा टर्म है, इसमें पूरा ब्रह्मांड आ सकता है, समझ रही हो? इसको हम कोई डिफाइन, ये बहुत बड़ा टर्म है, कुछ चीजों को डिफाइन नहीं किया जा सकता ना, ये जुडिशियल हार्ड टू डिफाइन। हाँ, अभी देखो, हाँ वो ठीक है, क्योंकि ये पता है एक पॉलिटिकल टर्म कह सकते हैं इसको, जिसकी पॉलिटिकल वो अच्छी होती है वो बन जाता है। बस एक तरीके से इतना समझो। अब देखो, हम पहुंच गए क्लॉज 6 पे। Every person appointed to be a judge of Supreme Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the president or some person appointed
in that behalf by him an oath or affirmation according to form set out for the purpose of third schedule. Obvious है थर्ड शेड्यूल में oaths and affirmations दे रखी है कि नहीं भाई, बताया था ना उस दिन, बताया था ना। चलो तो इसको ओथ दिलाएगा कौन भाई, सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, या फिर प्रेसिडेंट को सीजीआई। ठीक है, आप देखो एक चीज, गवर्नर किसको ओथ दिलाएगा फिर, हाई कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के सीजीआई को, जजेस को वहां का सीजीआई दिलाएगा। गवर्नर की बात हो रही है, गवर्नर दिलाते हैं ना उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए। मन के अंदर नहीं बोलना, तेज बोलना है। चलो अब हम आ गए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। जो एक मेजर आर्टिकल था वो था आर्टिकल 124 क्लॉज 4। अब देखो, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इनॉग्रेटेड? 28 जनवरी 1950। शाबाश। व्हिच इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया? बताओ भाई। सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। Who appoints the judges of Supreme Court? President। अब देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे, आपने तो पढ़ा है भाई कोलेजियम सिस्टम। ऑप्शन बी नहीं भाई, आपने पढ़ा है कोलेजियम सिस्टम, इसलिए आप बोल रहे हो सीजीआई। ठीक है, सीजीआई कभी भी अपॉइंट नहीं करता है। सीजीआई क्या करता है कि भाई ये हमने 4 बंदे बोले हैं आपसे, हमारे नाम ये आगे भेजते हैं, लेकिन ये जो आगे भेजेंगे ना वही इन पे बाइंडिंग होता है कि इनको करना ही करना है। ओके, समझ रहे हो? चलो, तो इसका काम कौन है, अपॉइंट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस, प्रेसिडेंट। ओके, चलो क्वेश्चन 4, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अब बताओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि बहुत बड़ा। अरे ऑप्शन बी। क्या लिखा है ऑप्शन बी में? सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट में। सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करेक्ट। ठीक है, अब आप लोग, कई लोग कंफ्यूज हो गए फिर से, जो आप बाकी के ऑप्शंस पढ़ रहे होगे, तो ऐसा नहीं है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है ना, वो मेजरली क्या होता है, वो क्या होता है भाई? सीनियर मोस्ट जज ही होता है। ये शायद फोर्थ जज केस में आया था ये चीज, फोर्थ जज केस में था, थर्ड जज केस में था, क्योंकि सर 2 बार ऐसा हो चुका था कि 2 बार हो चुका है मेरे हिसाब से। इसलिए बोल रहा हूँ, फिर ये फोर्थ जज केस में ये चीज बोली गई थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वही होगा। ठीक है, इंदिरा गांधी ने शायद यस सर, वो ना 1973 में हुआ था। हाँ, तो बस इस चीज को याद रखना भाई, जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट वही सीजीआई बनता है। ओके, चलो, वेयर इज द डिक्लेयर्ड सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? डिक्लेयर्ड सीट कहाँ है भाई? दिल्ली में। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले, क्या इसके अलावा भी कहीं बैठ सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट? हो सकता है, हो सकता है। किसकी परमिशन चाहिए उसके लिए? सीजीआई और प्रेसिडेंट। सीजीआई करेगा, लेकिन उसको क्या चाहिए होगा? परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ कह सकते? परमिशन वर्ड मैं शायद श्योर नहीं हूँ, परमिशन जैसा वर्ड हम यूज ना करें तो ज्यादा बेटर। मतलब सीजीआई एडवाइस करते हैं शायद। नहीं, प्रेसिडेंट हामी भरता है, मतलब ये समझ लो प्रेसिडेंट हामी भरेगा, सीजीआई एक्ट करेगा। ओके, रिकमेंड, हाँ रिकमेंड ऐसा कुछ बोल सकते हैं, मैं श्योर नहीं उस वर्ड में, वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा है। अभी देखो, व्हाट डज द टर्म जुडिशियल रिव्यू मींस? जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है भाई? फैसले को दोबारा देखना, एक बार रिव्यू करना। अच्छा, अपने ही फैसले को दोबारा देखना, न्यायिक पुनर्विलोकन। अरे ये हिंदी में बता देती सब कुछ। नहीं हाँ सर, कभी-कभार ऐसा होता है ना, बी होगा सर, फैसले को दोबारा खोल के अथॉरिटी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन। हाँ देखो, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी ही जो उसने जजमेंट दी उसको रिव्यू कर रहा है, वो नहीं मतलब होता। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है, देखो आपको मैंने बताया था ना, एक स्ट्रक्चर है, 1 मिनट सुनो पहले। जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, ये एक स्ट्रक्चर है। अगर लेजिस्लेचर में ने कोई कानून पास किया, वो आपका क्या कर रहा है? आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर जुडिशरी फिर क्या करेगी? जुडिशरी उसे लॉ के हुई तो जुडिशियल रिव्यू करेगी, उसी लॉ को तो जुडिशियल रिव्यू करेगी कि नहीं करेगी? भाई ये कैसे कर रहे हो? ठीक है ना, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही होता है जो आपका ऑप्शन बी में लिखा है। इट इज द अथॉरिटी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामाइन वेदर सम लेजिस्लेटिव enactment or executive orders of both central or state government is following the constitution or not. Okay,
कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन काम कर रहे हैं, यानी कि अपनी मन मर्जियां चला रहे हैं। समझ रहे हो, ये मतलब है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कहीं पर भी ये मत समझना कि वो खुद के जजमेंट्स देख रहा है बैठ के, हम अपने जुडिशरी को हमने जजमेंट्स दिए हम उसको रिव्यू करेंगे, वो नहीं है, मतलब समझ रहे हो। चलो इसके बाद अब आपसे सबसे बेसिक सवाल जो जीके में आता है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? गुड। अब आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, आपको पूरे सीजीआई जितने रहे हैं अभी तक सबके नाम देख के आने हैं। फर्स्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, सबसे आखिरी के 2 पता कर लेना कौन कौन से इससे पहले थे और कौन साहब है, चंद्रचूड़ साहब है उससे पहले कौन से थे, और ये कौन से नंबर थे, 50 नंबर के हैं क्या? नहीं, ये 50। हाँ 50 है। हाँ 50 नहीं तो ठीक है। अब देखो, और बाकी के जो बचे उनके नाम याद रख लो। नाम याद मतलब रटने नहीं है, उनको सिर्फ एक बार देख लोगे ना तो ऑप्शन में आपके साथ कैसा गेम करेगा एग्जामिनर, वो इनमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा सीजीआई रहा है। वहां पे 4 दे रखे होंगे, उनमें से कोई एक आपको दिख जाएगा कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा था, या फिर वहां पे ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा सीजीआई नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से अगर आपने सारे पढ़ रखे तो आपको दिख जाएगा अरे ये नाम नहीं पढ़ा था। तो ये रटनी नहीं होती कि आप रटने बैठ गए सारे सीजीआई के नाम रट रहे हो, टर्म याद कर रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और टर्म नहीं देखना, बस आपने ये देखना सीजीआई सबसे छोटा कौन सा था, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर वाला कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा, दैट्स इट। ओके बस। चलो इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड, इसमें गलती हो गई, बोलो 25 30 देखा तुम लोगों ने क्या? 33 है ना, 33 जजेस सही बोले हो। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। ओके चलो ये चीज आपने ठीक बोली, लेकिन अगर वो यहाँ पे पूछ लेता ओरिजिनली फिर क्या होता? 8 1 + 7 + 1। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल से बारे में इतना ही पूछते हैं भाई, कहाँ से यूएस। और इनके फादर किसको बोलते हैं इंडिया के? पीएन भगवती। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 10। टू इंश्योर impartiality the chief justice and other judges of supreme court are debarred from practicing law। उनको भाई अगर मान लो impartiality रोकनी, कल की डेट में मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह के आया, मैं किसी भी देश के किसी भी कोर्ट में अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ऑब्वियस है मैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ कि नहीं भाई, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा जज रहा हूँ। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? कहाँ से डिबार किया जाता है उनको प्रैक्टिस करने से लॉ? इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी। लेट्स खत्म। अभी देखो जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मींस द पावर टू, अभी ऊपर बताया था, examine the constitution of laws। ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन 3। ठीक है, अब देखा आते हैं 12 पे। The Supreme Court of India decides the disputes regarding the election 11 president and vice president। लो भाई 11 देख लो भैया। वैसे इसमें जैसे बी ऑप्शन है तो ये भी तो एक तरीके से यही कह रहा है कि जुडिशरी जो कंट्री में ओवरऑल मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी हो रहे हैं, हाई कोर्ट में भी हो रहा है, उन्हें भी रिव्यू कर सकता है। एक तरीके से ये नहीं है सेकंड का कहना। प्रॉपर आंसर की बात हो रही है यहाँ पे। जो देखो कभी कभी क्या होता है, जो आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में एक गेम होता है ना, एमसीक्यूज फॉर्मेट एक गेम है, उसमें क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शंस होंगे। कभी कभी एक सीधा आंसर होगा, एक ऑप्शन आपको दिखेगा, एक में क्या होगा कभी आप कोई 2 या 3 स्टेटमेंट फंसो, लेकिन फिर आपको वहां पे बेस्ट स्टेटमेंट चुनिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी आपको आंख बंद करके एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने होते कि आपने जो चीज पढ़ी है आपको वो दिखी और आपने मार्क कर दिया। आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने, फिर उनमें से चुनना है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन। हो सकता है आपने ऑप्शन ए पढ़ा था जिंदगी भर और उसी को आपने मार्क कर दिया, लेकिन उसके नीचे ऑप्शन बी में उससे बेहतर ऑप्शन दे रखा था। ठीक है ना, तो हमेशा आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ये जो एग्जाम होगा ना आपका, ये कभी भी टाइम का एग्जाम नहीं होगा कि आपका 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन नहीं कर पाए। नहीं, आपका ये पेपर खत्म हो जाएगा 1.5 घंटे में, आप चाहे जितने स्लो रहो। 1.5 घंटे से ऊपर का पेपर नहीं है। तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं तरीके से। अगर आपने क्वेश्चन में जल्दबाजी करी तो आप खत्म हो जाओगे मामला आपका, समझ रहे हो। चलो अब बताओ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द डिस्प्यूट। अभी करा के आया था भाई, किसका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अभी मैंने ऊपर बताया था, क्या बताया था भाई? कंसोलिडेटेड फंड। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज टू होल्ड ऑफिस अंटिल अटेन्स द एज ऑफ
65 और यहाँ पे हाई कोर्ट का होगा तो 62 अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो क्या है 6 years और 65 6 जो भी year पहले हो। हाँ, फिर सीएजी के लिए क्या है भाई? सीएजी के लिए भी सेम है। सेम। चलो ठीक है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ, अभी ऊपर बताए थे, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। चलो 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, अब बताओ मेरे को क्या आंसर होगा इसका। अरे भाई साहब मुंबई ने तो धागे खोल दिए यार, 193 चलो देखो कितनी अच्छी इसकी सुंदर शकल कितनी, देखो आशुतोष मौर्य, वाह क्या नमूना है ये, बंद कर ले शकल चलो 16 पे आते हैं। बुरा मत माना कर भाई, ठीक है, मैं बुराई की नहीं बोलता, मैं बस ये चाहता हूँ कि क्लास में डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो अगर मैं किसी को कुछ बोलता हूँ जहर खा लो तो खा मत लेना, पता चला केस हो जाए मेरे ऊपर, ठीक है, ऐसा मत करा करो। ये मैं क्लास को बोलता हूँ, मेरी आदत है, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट हैं परमानेंट, उनको पता है मैं कितना धोता हूँ, बेइज्जती बहुत करता हूँ ना। तो आप लोग जो भी नए हैं वो बुरा मत माना करो, दिल पे मत लिया करो ना, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। चलो 60 नंबर का आता है। हाँ, रिजिग्नेशन भाई किसको भेजेगा? प्रेसिडेंट। बस गुड, जो अपॉइंट कर रहा है उसी को भेजेगा, ठीक है। पी टू पी मतलब जो जजेस होंगे। अच्छा, हाई कोर्ट के जज किसको भेजते हैं रिजिग्नेशन अपना? गवर्नर सब प्रेसिडेंट को। सब प्रेसिडेंट। गवर्नर क्यों? गवर्नर तो सिर्फ ओथ दिलाता है ना, बस उसका वही काम है, खत्म। जो अपॉइंट करेगा उसे ही तो भेजेंगे। बस यही छोटी छोटी गलतियां हैं जहाँ पे आप लोग क्या करोगे, कूड़ा करके चले आओ। और ये इतनी बेसिक गलतियां हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। अब आपने सोचा ही नहीं, आपने बस चुपचाप बोला। यहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट बोला और वहां पे आपने क्या बोला? गवर्नर। तो बताओ भाई क्या आंसर होगा? प्रेसिडेंट। पक्का? यस सर। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ या आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन मेरी क्लास में अटेंटिव रहोगे तो आपको रिकॉर्डेड के चक्कर में नहीं पड़ना। आप 2 घंटे अगर मेरी क्लास में हो तो आपने सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आप क्लास ही पढ़ो, ठीक है ना। मैं प्रयास यही करता हूँ कि वो पूछूं और वो बताऊं जो सिर्फ आपके एग्जाम के लिहाज से जरूरी है। फालतू कोई बकवास करने में इंटरेस्ट नहीं रखता ना, मैं आपको दुनिया भर की चीजें बताऊँ उसमें मेरा कोई विश्वास नहीं। चलो 17 सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जज, बताओ भाई कहाँ से जाएंगी? 2 ऑप्शन 2 रिड्यूस पूछा है, 1 मिनट रिड्यूस बोलो भाई। ऑप्शन 2 फाइनेंशियल। दैट्स इट, गुड, शाबाश। और यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट के जज भी होता तो भी यही होता, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल 360, ठीक है। आज तक इंडिया में लगी है क्या? नहीं। नो सर। मैं हमेशा इसके बाद एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? क्योंकि हम पाकिस्तान थोड़ी ना है। चलो देखो, the constitution gives the power of superintendence over all the subordinate courts to the high courts under article, बोलो भाई। 227। पक्का श्योर है? हाँ पक्का। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि सही बोल रहा है। 227 और अरे कोई और पढ़ के नहीं आएगा जिंदगी में, बोलो भाई सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? 227 नहीं है। बस ठीक है, ये चीज आपको आर्टिकल पता होना चाहिए 227। मैंने 231 आपको बताया था अभी, वो भी आपको पता होना चाहिए ना। क्या बोला था 231 में? उसमें जो है वो है पेमेंट, मतलब सैलरीज है। अच्छा नहीं 221 में है सर, वो 221 दो स्टेट्स की हाई कोर्ट हो सकती है। कॉमन हाई हाई कोर्ट के बारे में कोर्ट बात की, 2 से ज्यादा हाई कोर्ट हो सकता हाँ, है। कॉमन हाई कोर्ट। ओके, अभी जस्ट ऊपर बता गया हूँ, तब ये हाल है। और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। लेकिन टाइम पे याद नहीं आता, सब खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, आएगा याद है, इसीलिए तो एमसीक्यूज कर रहे हैं ना। द हाई कोर्ट्स इन इंडिया वर फर्स्ट स्टार्टेड इन, बोलो भाई। बॉम्बे, मद्रास एंड ए। आपसे अगर पूछ ले सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ पे था, बताओ भाई। कोलकाता। CBM ऐसा है क्या? ये है क्या CBM? एक बार देख लेना इसको। C तो पहला है, B बाद में, मैं श्योर नहीं। C कैलकाटा हाई कोर्ट सबसे पहले था, उसके बाद शायद बॉम्बे था, उसके बाद मद्रास था, उसके बाद था इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट कब था? 1866 आई थी। और ये कब थे? 1862 में, बाकी सारे ना
हाँ, तो इनका बस याद रखना आपको। चलो आप देखो, अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूटीज में बी एस्टेब्लिश्ड बाय अ, बोलो भाई, पार्लियामेंट बाय लॉ। पार्लियामेंट लॉ। ठीक है, चलो ओके, पार्ट 20। अरे खत्म हो गए, बधाई हो बधाई हो बधाई, बहुत खुशी हुई मुझे कि खत्म हो गए। ठीक है, चलो देखो अभी मैं क्या करूंगा कि मैंने शायद इसके क्वेश्चंस कुछ कम ड्राफ्ट किए थे, बट मैं आपके लिए एक चीज कर देता हूँ। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता रहा हूँ जो आपको करने हैं। ठीक है, कलकत्ता और बॉम्बे मद्रास 1884 से एस्टैब्लिश हुए हैं। क्या बोल के चली गई है, क्या बोल रही है, थोड़ा स्लो बोलो, स्लो बोलो। सर ये जो हाई कोर्ट, ये जो कोर्ट है, ये कोलकाता के और बॉम्बे और मद्रास के, ये 1884 से एस्टैब्लिश हुए थे सर। नहीं, 1774 रेगुलेटिंग। सर आपने 1884 बोला था। ये पूछ लिया। ओके ओके, अभी सुनो मेरी बात ना भाई, बधाई हो, मुंबई जीत गई है 18 ओवर में 201 रन। चलो आप देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता रहा हूँ, वो जो आपको सीधे आने हैं, पेपर में सीधे आएंगे। ठीक है, आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, वो आर्टिकल्स लिखने हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 124 को दिलो जान से पढ़ना है, जैसा मैंने बताया है आपको। इसके बाद मैंने आपको शायद किसी और क्लास में बताया 124 क्लॉज ए, मतलब 124 ए क्लॉज ए नहीं, 124 ए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ना, एनजेक। जब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि एक समय आया था कि जब एग्जीक्यूटिव ने घुसने की कोशिश की थी जुडिशरी में। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था क्या सर वो? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था शायद, मेरे हिसाब से 99th था ना। यस सर। ईयर क्या था शायद 2014। ठीक है, फिर इसको भाई ऑब्वियस है, जुडिशरी क्या ऐसा कुछ देखती कि तुम मेरे घर में घुस रहे हो, ऐसा नहीं है। जुडिशरी कहती भाग साले, ठीक है, तो उसको भगा दिया हमने। तो ये हो गया एक चीज। इसके बाद आपसे पूछेगा एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस किस आर्टिकल से अपॉइंट हो रहे हैं और एडहॉक जजेस होते क्या है मेनली, वो आप लोगों को ना समझ में 127। ठीक है, वो आप मेरे से पूछ लेना, मैं ग्रुप में वॉइस नोट के थ्रू बता दूंगा। इसके बाद आपसे पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, फटाफट से बोलो। पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट के लिए, होंगे आगे सुनवाई के लिए वो रिकॉर्ड करके। कोर्ट कैन ऑलवेज पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। लॉ मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल। हाँ बस वही है। देखो सुनो मेरी बात, वो जो कहना चाह रहे हैं वो मैं सुनो। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का इतना सिंपल सा मतलब होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट है ना, वो एक तरीके से लॉ है, लॉ की तरह कहाँ पे पूरे देश में लागू होती है। ठीक है, आप उसी को फ्रेम करके ना हाई कोर्ट में, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने बेल के लिए बोल दिया कि इन प्रोविजंस पे बेल मिलेगी, तो मतलब मिलेगी, फिर उनको नीचे वाली कोर्ट्स को फॉलो करना है। यानी कि वो जो कर रहे हैं, क्या बोल रहा था मैं, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बता रहा था ना। हाँ, तो यही ये तो 141 है ना शायद। एक मिनट रुको, टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का इसमें तो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है ना कोर्ट। अच्छा, अरे यार सॉरी यार, सॉरी। ठीक है, हाँ ये चीज सही बोल रहे हो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना। 141 हो गया वो। ये तो एक तरीके से कंटेम्प्ट हो गया। ठीक है, इसमें तो अपॉइंटमेंट है 127 में तो। अरे मैडम 127 नहीं, 29 की बात कर रहे हैं। चलो अब देखो आगे। इसके बाद सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर पूछ लें तो आपको आर्टिकल 130 पता होना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछेंगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 131। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेंगे एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन, 136। इसके बाद आपसे पूछेंगे एक रिव्यू पिटीशन 141 आपसे पूछेंगे। ठीक है, और इसके बाद पूछेंगे 143 सुप्रीम कोर्ट, मतलब एडवाइजरी जुडिक्शन है ना, प्रेसिडेंट कंसल्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन एक दूसरी चीज है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जो भी राय देगी वो बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट पे, बस इतना याद रखना। वो मैं बता दूंगा कभी, जब भी मैं अगली क्लास लूंगा तो मैं थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा इसके बारे में, सबके बारे में। ठीक है, लेकिन ये सब पढ़ के आना है आपको, अगर ये नहीं पढ़ गया होगा तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वो सब प्रेसिडेंट पर भी बाइंडिंग नहीं होगी। शांत रुको, सुनो। आर्टिकल 137 भी आपसे पूछ सकते हैं कि अपनी ही जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, रिव्यू पिटीशन। बोलो भाई, अपनी जजमेंट को रिव्यू कैसे कर सकता है, किस आर्टिकल से करता है बताओ। 137
57 चलो ठीक है। ओके, तो ये आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, दिलो जान से पढ़ने हैं। रिट ज्यूरिडिक्शन मैंने आपको बता ही रखा था शायद से, अगर याद है आप लोगों को, 5 तरीके की रिट्स थी। ठीक है, भैया सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने के लिए एक तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो गई, एक एसएलपी हो गया, और एक रिट्स के थ्रू हो गया। एपेलेट भी तो है, पीआईएल भी तो है। एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन भी होता है सर। अरे वो सब पीआईएल वीएल में हो जाएगा ना, सब उसमें इंक्लूड है, उस पर मत जाओ अभी। ठीक है, उतने में आपसे पूछेंगे नहीं, आपको समय खराब नहीं करना, आपको समय नहीं है। चलो हाई कोर्ट्स पे आते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट से बनने वाला क्वेश्चन है भाई, हाई कोर्ट्स फॉर द स्टेट्स के आर्टिकल में है। 1 मिनट, हाई कोर्ट्स फॉर द स्टेट्स के आर्टिकल में 214 में हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहाँ होगा? 215 में। ठीक है, और जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, उनकी टर्म कंडीशंस क्या होंगी वो दे रखी है हाई कोर्ट की। इसके बाद आपसे पूछेगा 227। ठीक है, इसके बाद वो पूछेगा आपसे कॉमन हाई कोर्ट 231। इसके बाद से आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा 239, एक आर्टिकल अलग से याद कर लेना, 239 और एक है आर्टिकल 241 हाई कोर्ट्स जो है ना, इसके लिए यूटीज के लिए। अब आपको पता, आपने इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज देखी, उसमें से सिर्फ इकलौती यूटी है ऐसी कि 2 हैं जिनका खुद का हाई कोर्ट है। बोलो, दिल्ली, पौंडीचेरी और दिल्ली। पौंडीचेरी की कहाँ हाई कोर्ट है भाई? चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ की 2 है। अरे इंडिविजुअल किसके पास है? दिल्ली के पास। लद्दाख की और दिल्ली की भी तो सेम है ना सर, ये तो कॉमन हो गई ना। ठीक है, ओके चलो। चंडीगढ़ को बोल रहे हो, वो चंडीगढ़ तो पंजाब की भी, हरियाणा की भी है कि नहीं? चलो, सिर्फ दिल्ली है ना? हाँ, सिर्फ दिल्ली है इसमें। ठीक है, तो बस अभी हम इतना करके खत्म कर रहे हैं भाई। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब मुझे जाना है कहीं पर बहुत अर्जेंट में, और अब अगली क्लास में हम देखते हैं हमें क्या करना है, मैं बताऊंगा। इतना कर लेना भाई जितना मैंने बोला है, और कहीं किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। अगर लेट रिप्लाई करूँ, मेरे रिप्लाई रात में आते जाते 1 बजे 2 बजे के आसपास, तो भाई गाली मत देना। ठीक है, चलो भाई। अब मैं बोल दूं, इम्पोर्टेंट है क्या? क्या बोल रही हूँ? लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स पूछ रही है। नहीं, लीगल मैक्सिम्स नहीं देखनी है, आपका समय खत्म हो गया ना लीगल मैक्सिम्स। ठीक है भैया, इम्पोर्टेंट है क्यों? नहीं, जजमेंट्स देख लेना बस, बाकी कुछ मत देख। अरे मेरे पास कॉल्स आ रही है भैया। दिन में वो मॉक दे नहीं पाया था मैं, आपने जो लिंक भेजा था। अच्छा, ओके, मैं करवाता हूँ भाई, मैं करवाता हूँ, रात में करवा दूंगा। हाँ, रात में कर लेंगे। एक ही मॉक हो पाया था, दूसरा भी सेंड कर देना। ओके मैम, ठीक है, जाऊँ भाई, जाऊँ? हाँ भैया, सर विनय सर की क्लास होगी अभी? यार आज शायद नहीं है उनकी ना।